R&D की उस पे, तो यही पता चला कि उन्होंने वो वाला जो मेथड था वो चेंज कर दिया है। अब उन्होंने अपना नया तरीका निकाला है, जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो आज हम डिस्कस करेंगे वापस, कोई इशू वो रिच टेक्स्ट रेंडर वाला सर। नहीं। जी जी जी, पिच टेक्स्ट का। ओके, तो बस मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आगे चल। अच्छा, आप लोगों ने वैसे प्रैक्टिस की? आप यस लोग अभी सर। क्या करना है, मतलब प्रैक्टिसेस सर चल रही हैं मैंने इस पे या अभी? सर बूट कैम्प में सर प्रोजेक्ट 12A बनाया है, कंप्लीट फुल स्टैक गेट्सबी स्टैटिक साइट सर। जबरदस्त हो उसको गया। गिटहब पे मैंने रखा भी है। हम्म। सर उसके अंदर अब शेयर ए करें ना टू अपना जी लिंक। गिटहब। अब लिंक शेयर करें सबके यस सर। साथ अपना चैट के ऊपर, ताकि सब देख सके उसको भी। और किसी ने कुछ किया या क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप लोग क्या करना है आजकल। सर ये मैंने शेयर किया सर, इसके अंदर कंप्लीट अगर हम इसको देख लेना तो इसके अंदर पूरा जो आप पढ़ा रहे हैं स्टैटिक साइट का सारा कवर हो जाता है। जबरदस्त। डायनामिक पेजेस भी कवर हो जाते हैं, रिच टेक्स्ट के अंदर इमेजेस वगैरह, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट सब कवर हो जाता है सर। हम्म। बहुत जबरदस्त। ये तो सबके साथ तक के, क्योंकि अभी सारे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनके लिए यूजफुल रहेगा यस काफी। सर एग्जैक्टली। ये सर चैट में मैंने शेयर कर दिया इसको। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस। चलो, good, good, good। तो just एक मिनट में मैं देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है अभी। आपकी लिंक भी ओपन कर ली है, उसको भी हम देख लेंगे सबके साथ, कोई मसला ही नहीं है। अच्छी बात है। और, और अच्छा, तो ये देखें आप, ये बता रहा है कि अब रिच टेक्स्ट एडिटर के अंदर अगर आप देखें कंटेंट फुल के ऊपर, तो वो खुद बताता है आपको कि आपको इस तरीके से यूज करना है। क्योंकि वो वाला जो प्लगइन था वो अब पुराना हो चुका है, तो वो अब यूज नहीं हो पा रहा है इसके साथ, हमारे गैट्सबी के न्यू वर्जन के साथ। पहले बहुत आसान होता था, लेकिन डेफिनेटली वो आसान था, तो फिर वो कस्टमाइज होना बहुत मुश्किल। वो आसान होता था कि जिस तरीके से हम लास्ट और उस प्लगइन को हम लेते थे, और जैसे ही हम उसको गैट्सबी के कॉन्फ़िग का हमारा प्लेग्राउंड है यहाँ पे ना, आपको एक्सेसिबल हो जाता था वो, कि कंटेंट डॉट रो डॉट एचटीएमएल, मतलब कंटेंट के अंदर रो और रो का उसका एचटीएमएल मिल जाता था। तो ये एक आसानी थी हमारे लिए पहले, लेकिन आसानी तो थी, लेकिन उसके अंदर हम कोई कस्टमाइजेशन या कुछ ऐसी चीज करनी हो नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने अब क्या न्यू इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन आपके हाथ में है। जिस तरीके से ये ब्लॉक और मार्क्स की मदद से आप अपनी चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं।
लाइक जैसे ये बोल्ड आ रहा है तो आप कैसे बोल्ड दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट आएगा तो आपको कैसे टेक्स्ट दिखाना है, सेंटर में दिखाना है, तो ये सारी चीजें अब देखें आपके हाथ में कस्टमाइजेशन आ गई। वहां से जो चीजें आ रही है अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मेक सेंस? अभी हम यस देखते सर। हैं इसको कम्प्लीटली, सॉरी, लेकिन बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ओके, पहले स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी का कोई सवाल है तो हम वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास ये कंटेंटफुल पे हमने लास्ट क्लास के अंदर ये पोस्ट बनाई थी, और इन पोस्ट को हम यूज करेंगे अपने गेट्स के साथ, क्योंकि ठीक है आगे चलते हैं वहां से कोई यहाँ तक, मतलब अभी जहां तक हम पहुंचे हैं यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो या कोई सवाल हो तो कर लें, तो फिर वरना आगे चलते हैं। अच्छा, हम आते हैं सबसे पहले, हम कहाँ पे खड़े हैं उसको हम सारी चीजों को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम चलते हैं इंडेक्स के ऊपर, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे पेजेस का इंडेक्स। इसमें हमने क्या क्या वो देख लेते हैं, ग्राफिकल से लेते हुए चलते हैं। ये कहाँ से डेटा आ रहा है ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इसको भी छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे ऐसी कोई सर ये चीज जो आपको समझ में ना ग्राफक्यूएल के क्विज कब होंगे? दोस्त, ये होपफुली इस वीक के अंदर पता चल जाएगा आपको, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, पहले ये बताए, ये वाली क्यूरी समझ में आती है सबको? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है समझ। अच्छा, क्या कर रहा है ये वैसे, अगर क्यूरी को देख के हम देखते हैं तो दो क्यूरीज कर रहे सर, एक साइट के अंदर साइट मेटा डेटा इसको और छोड़ ऑल दे, हाँ इसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ऑल कंटेंटफुल ये हमारे अभी रिलेटेड है, तो थोड़ा सा ये बता सर कंटेंटफुल आईडी स्लग नोट टाइटल के अंदर आईडी सबटाइटल स्लग टाइटल है ना। और क्रिएट। सही है, इसको मैंने कॉपी किया थोड़ी देर के लिए, और हम चल के देखते हैं ग्राफिकल पे वाकई में क्या आता है। ठीक, ये जो क्यूरी लगी हुई है इसको हम रहने देते हैं ताकि मैं इसको आगे यूज कर सकूँ। इसको मैं कर देता हूँ कमिट आउट, और ये चला के देखते हैं। तो हमारे पास दो नोट्स मौजूद हैं, उनकी आईडी, जो हमारा सब टाइटल था वो आ गया, स्लग आ गया, टाइटल आ गया, एंड देन क्रिएटेड एड। अब ये देख रहे क्रिएटेड एड कैसा आ रहा है, जो डेट होता है, डेट की एज अ स्ट्रिंग आ रही है हमारे पास। अब दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये हम स्ट्रिंग लें, हमारे पास रिएक्ट के अंदर यानी गेट्सबी के अंदर हमें ये स्ट्रिंग मिलेगी, इसको हम डेट में कन्वर्ट करें और जो स्पेसिफिक फॉर्मेट हमें शो करना वो शो कर दें। क्या ये पॉसिबल है? यस यस सर। जी सर। है ना, ठीक है क्या, चलें इस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। वेल, इतना हो गया कि हमने ये मंगवाया तो सारी चीजें आ गई। अब हमने इस पेज में क्या किया वो भी देख लेते हैं शुरू से थोड़ा सा। इसको मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है जी। जो चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है मैं थोड़ी देर के लिए इसको गायब करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा ये वाला कंटेंट क्लियर रहे, तो आपको भी देखने में मजा आएगा, थोड़ा सा साफ सुथरा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्यूरी हम लोगों ने समझ ली। अब हम आते हैं स्टार्ट से, यहाँ से लेके चलते हैं। ये हमने मंगवाया था लास्ट क्लास के अंदर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको भी छोड़ देते हैं। आगे आते हैं ब्लॉग क्रिएट। यहाँ पे ये ब्लॉग्स सिर्फ नाम ही है, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली क्या आ रही है, पोस्ट। तो मसला तो नहीं है इससे, या इसको भी चेंज कर दूं? नो सर। चलो कर देते हैं, हाँ ब्लॉग।
तो सारी चीजें एक अब देखें, हमारे पास डेटा आता है, सही है, डेटा आया। डेटा के अंदर हमें क्या मिलेगा? ऑल कंटेंट फुल पोस्ट, और ऑल कंटेंट फुल पोस्ट के अंदर हमें क्या मिलेंगी? नोट्स की एरे। सही है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं ये पूरा कॉपी करूं और हर जगह यहाँ पे पेस्ट करूं और यूज करूं, एक तो ये तरीका है। या तो फिर दूसरा तरीका सिंपल सा क्या है, मैं इन नोट्स को एक स्पेसिफिक किसी वेरिएबल में ले लूं ताकि मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकूं। तो क्या ये अच्छा तरीका है? यस सर। जी सर, या डिस्ट्रक्चरिंग ठीक है। कर ले, सॉरी, डिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है। हाँ, रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है। रिस्ट्रक्चरिंग में कैसे होगा, थोड़ा सा बताएं जल्दी से, कोई क्या करूं? सर कर्ली ब्रेसेस, सही हो गया। डेटा डेटा डाटा हाँ, आएगा कॉलन। क्या कहाँ पे डेटा आएगा? सर कर्ली ये ब्रेसेस लेफ्ट साइड कर्ली पे, ब्रेसेस के अंदर डेटा। अच्छा, फिर फिर कॉलन कॉलन दे, कॉलर, कर्ली ब्रेसेस कर्ली सर, ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, ऑल कंटेंटफुल पोस्ट, ठीक है, ऑल कंटेंट पोस्ट, कॉलन कर्ली ब्रेसेस नोट्स। कॉलन कर्ली ब्रेसेस नोट्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या दूं उसके राइट सर हैंड इसको पर? कोई नाम दे दें सर, कोई भी सर आप इसको एबीसी दे दूं, लाइक दिस? नहीं नहीं सर, यहाँ पर आप पोस्ट का आएगा सर, यहाँ पर डेटा आएगा सर। अच्छा, यहाँ पे डेटा आएगा, ठीक है। फिर अब सही है। सर क्या वहाँ यहाँ पर पे फिर डेटा आना स्टार्टिंग जरूरी है? स्टार्टिंग नो सर, यहाँ पे अब नहीं आएगा सर, यहाँ पे नहीं आएगा। सही हो गया। आप सही है सर। अब सही है, चले, गुड हो गया, ये डिस्ट्रक्चरिंग हो गई। अब मुझे यहाँ पे नोट्स की जगह पोस्ट का नाम चाहिए, क्या करूँ? सर इसको कॉलन कैसे? पोस्ट देते हैं सर, एलियास कर कॉलन लें। पोस्ट। लाइक दिस? यस सर। तो या तो अब या ये वाली चीज यूज करूँ या ये वाली चीज यूज करूँ, दोनों सेम है? तो सही है ना? यस सर। दोनों सेम है, बिल्कुल सही हो गया। वेरी गुड। अच्छा, अब हमने देखा कि अगर पोस्ट 0 के बराबर है तो हमने यहीं से लेआउट को रिटर्न, मतलब यहीं से रिटर्न करवा दिया। क्या रिटर्न करवा दिया? कि नो ब्लॉक पोस्ट अवेलेबल, ठीक है। और अगर डेफिनेटली जब ये 0 से ज्यादा होगा, यानी कोई ना कोई पोस्ट मौजूद होगी, तो क्या होगा? फिर ये वाला काम होगा। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या किया हुआ है। एक लिस्ट बनाई हुई है और फिर हमने पोस्ट को मैप किया हुआ है जिसमें हमें पोस्ट मिलती है, और उसमें से हमने टाइटल लिया या तो स्लग लिया। टाइटल नहीं होगा तो क्या शो हो जाएगा यहाँ पे? स्लग, ठीक है। यस। फिर क्या किया हमने? फिर हमने यहाँ पे एक लिंक बनाया हुआ है। लिंक में क्या किया हुआ है कि जब भी कोई इस लिंक पे, यानी इस वाली पोस्ट के ऊपर क्लिक करेगा, तो हमें कहाँ पे लेके जाना है? इस स्पेसिफिक स्लग के ऊपर। अब सवाल ये है कि क्या ये पोस्ट का पेज हमने बनाया कभी? मतलब अभी लेट से आपने फ्रेश काम किया हुआ है, यहाँ पे आए, आपने ये काम किया, ठीक है, और ये क्रिएटेड डेट है। अब इसको भी देखते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, चला के देखता हूँ रिस्पॉन्स आ रहा है। गेट्सबी ठीक है, नोट response की आ रहा फाइल तो है। अब मुझे बनी ये है। बताएं, एग्जैक्टली अभी हम आते हैं उस पर, यही मेरा सारा सवाल था कि अब ये दो लिंक तो बन गया, पोस्ट 1 पोस्ट 2। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ये चलेगा इस काम के बाद? मैं सर जैसे अगर इस पर गेट्सबी क्लिक करूंगा नोट तो? में इसकी कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर चलेगा सर। सही है, अभी तो हमने नहीं की, थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं, तो क्या होगा? फिर नहीं चलेगा सर, फिर क्या फिर एरर नहीं देगा चलेगा। ये? 404 सर। 404 का एरर देगा, क्योंकि जब भी इसको कोई राउट नहीं मिलेगा तो ये किसका एरर दे देगा आपको? 404 का एरर। 404 मेक सर। सेंस। यस सर। ठीक है, अब ये देखें, क्या ये डेट आपको समझ में आ रही है कि हम यूजर को ये डेट दिखाते हैं? नो नहीं। सर। तो अब क्या करूं? एक तरीका तो ये कि ये मेरे पास यहाँ पे डेट आई है, सर तो यहाँ पे आके मैं इसकी इसको कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं, सॉरी, शो फॉर्मेटेड डेट। पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेटेड डेट कर लूँ? यस सर,
यस सर। अच्छी बात है। तो अब इसके लिए मेरे पास प्रोसेस क्या होगा अगर आपसे मैं पूछूं, तो सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग से डेट में कन्वर्ट करना होगा, यस ऐसा है। सर। यस सर। और जब ये डेट में कन्वर्ट होगा तो फिर मुझे उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, यस सर। फॉर्मेट वॉट एवर जो भी हमें चाहिए। अभी हम समझ लेते चलिए हमें चाहिए ईयर, मंथ और डेट, या जो भी चाहिए वॉट एवर, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको काम भी करना पड़ेगा जिस तरीके से फॉर्मेटेड, एम आई राइट। यस सर। अब इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा आसान तरीका ये मौजूद है गेट्सबी के अंदर। जब हम कॉन्ट्रैक्ट रूल से डेटा लेते हैं तो ये चीज हमें खुद प्रोवाइड कर, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं अपनी पूरी मेहनत यहाँ पे लगा के ये सारे काम करूँ, इससे अच्छा है कि मैं क्यूरी की मदद से ये कर सकता हूँ। कैसे, अब आए वो देखते हैं हम लोग। ये रहा डेट क्रिएटेड है, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं करूंगा इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पे क्लिक, तो ये देखें इस तरीके से ये फॉर्मेट बता रहा है कि भाई आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ हमें क्या चाहिए था, ईयर, फिर मंथ और फिर Date. डेट। लेट्स सी अब क्या होता है। ये देखें इससे फॉर्मेटेड कर, अब आपकी मर्जी के डेट पहले चाहिए, मंथ चाहिए बाद में, जो आपका दिल करता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सर हम लोग तो ये इसमें फॉर्मेटेड मंथ स्ट्रिंग है। बाय बाय नेम कैसे लेके आएंगे सर, जनवरी फरवरी उस तरह हम ला सकते यार हैं वो इनको? भी होता है, वो भी होता है, हाँ वो भी होता है। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर लेकिन वो होता है। ये कंटेंटफुल की जब हम इसकी वो डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो हो जाएगा, मतलब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मोस्टली ये चीजें देखें आपको करके दे रहा है, ठीक है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला एक राउंड ब्रैकेट कॉपी किया मैंने जो क्रिएटेड डाइट के साथ था, और जो हमारी ग्राफिकल क्यूरी थी, क्यूरी के अंदर आके क्रिएटेड डाइट के पास पेस्ट कर दिया। अब यही वाली क्यूरी को हम चला के देख लेते हैं जल्दी से, तो क्या आता है डेटा भी देख लेते हैं। ये देखो डेटा आ गया, सही है क्या, पोस्ट शो हो गई है। अंदर मैंने वो शो नहीं किया हुआ, क्या नहीं शो किया हुआ, एक उसका वो था हमारे पास सब टाइटल, वो भी जल्दी से शो कर देते ताकि थोड़ा सा शो हो जाएगा। ये पोस्ट डॉट क्या था, सब टाइटल, कैसे पता चलेगा एक्चुअली क्या था, ये था सब टाइटल। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि वो मैं केस में बनाने जा रहा था ये, ठीक है। तो ये देखें ये दोनों पोस्ट आपकी शो हो गई। अब डेफिनेटली जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका पेज बना हुआ होगा तभी मैं जा सकूंगा, क्योंकि ये डायनामिक है ना, डायनामिक पेजेस है। डायनामिक पेजेस के लिए हमें बनाने के लिए हमें कौन सी वाली फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, गेट्सबी डैश Note. नोट्स, एग्जैक्टली। इसको भी 2 मिनट में क्लियर कर दूं ताकि सारी चीजें क्लियर हो तो आप लोगों को और देखने में आसानी होगी। ठीक हो गया जी, चलें यूज करके देखते हैं इसमें हुआ क्या है। यहाँ तक इस वाली लाइन तक पहले तो ये बताएं किसी को कोई मसला है या नहीं। No. No, sir. यहाँ तक तो हम ऑलरेडी काम पहले कर चुके हैं बहुत दफा है, ऐसे ही है ना। Yes. ये मतलब पेजेस, डायनामिक पेजेस बनाने के लिए यहाँ तक हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं काफी दफा, तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं, एम आई राइट। अब आगे चलते हैं, ये यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं टेम्पलेट का पाथ कि बताएं। एग्जैक्टली टेम्पलेट का बात बता रहे हैं कि जब हम डायनामिक पेज बनाएंगे तो हम यहाँ पे जो टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं वो कौन सा टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, ऐसा ही है। तो Yes, sir. जिस तरीके से हमारे पास सारी पोस्ट आ रही हैं, तो उस पोस्ट का पहले तो हमारे पास लिस्ट ऑफ पोस्ट आ रही थी, जब कोई उस पोस्ट पे क्लिक करेगा तो हमें क्या शो करना है, उसका कंटेंट शो करना है, ऐसा ही है। Yes. लाइक ऑन दराज में, दराज की वेबसाइट में भी यही होता है ना कि फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज के ऊपर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। जैसे ही हम click करते हैं
तो टू बी जो प्रोडक्ट पे क्लिक किया हुआ था उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ गया। सेम यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी हम जस्ट पोस्ट शो करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो वो ही स्पेसिफिक पोस्ट की पूरी डिटेल शो करेंगे। तो हमारे केस में पोस्ट है, दराज के केस में इमेजेस हैं। अब शो करने के मतलब यूआई के आपके पास एरे डायरेक्ट एज अ लिस्ट शो कर दे, एज अ कार्ड शो कर दे, या व्हाटएवर जैसे आपका दिल करता है आप वो शो कर सकते हैं। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक पोस्ट बनी हुई थी तो हमने इसको यूज करना है, ठीक है। ये मैंने क्या किया कोई बताएगा यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम। सर ये हम सर्वर साइड पढ़ रहे हैं ग्राफिकल के साथ, जैसे आपने कहा था पहले। नहीं, सर्वर साइड ग्राफिकल तो हम पढ़ ही नहीं रहे अभी। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाइयों? Gatsby static site सर। बस गेट्सबी पढ़ रहे हैं। अब इसको हमने कंटेंटफुल के साथ कनेक्ट करवाया हुआ है, सिंपल। अभी कोई नया सही। काम नहीं किया हमने। जैसे हम Node.js में कंटेंटफुल के पढ़ते ऊपर हमने पोस्ट बनाई थी लास्ट क्लास में, जी। ठीक है। और गेट्सबी के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब जो पोस्ट हमने कंटेंटफुल पे बनाई हुई है बहुत सारी चीजें हम अपनी गेट्सबी के ऊपर उसको बाइंड कर रहे हैं ग्राफ कंटेंटफुल के साथ, और डेटा गेट फैच करके उसको शो कर रहे हैं एक्चुअली। जी अब पूछिए। जी सर, जैसे हम आपने जैसे रिक्वायर यूज किया था तो हम समझे कि वो ऊपर जो आपने टॉप फर्स्ट लाइन ऑफ कोड में जो आपने, तो ये हम समझे कि आप Node.js पढ़ा रहे हैं ग्राफिकल। आई थिंक आप गेट्सबी की सारी क्लासेस ली हैं आपने? नहीं सर, हमने 2 ही क्लासेस लिए हैं अभी तक, थोड़ा पीछे चल रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम चल रहा है आपके साथ। आप है ना लेक्चर्स देखिएगा। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था डायनेमिक पेजेस। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जल्दी से, कहाँ पर है ये। हाँ, पास गेटअप में चलते हैं। गेटअप के अंदर लर्न जैमस्टैक के अंदर हमारे पास होगा क्लाइंट राउट नहीं, प्रोग्रामेटिकली क्रिएटेड पेज। ये वाला आपको पढ़ना है। अब ये वाला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने नोड गेट्सबी नोड .js के अंदर किस तरीके से डायनामिक अपना पेज क्रिएट किया था, लाइक दिस। ठीक है, तो ये सर, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया जाए। ये क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड आपने डेटा ये लिया है? नहीं देखें, डेटा तो सर्वर से कंटेंटफुल से आएगा ना, लेकिन हम काम सारा क्लाइंट साइड पे कर रहे हैं। क्लाइंट साइड पे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्रिएट करेंगे पेजेस तो ये नोड की मदद से हमारे लिए पेज क्रिएट करके देगा। कब क्रिएट करेगा? जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही होगी। आई समझ में? जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होगी, मतलब बिल्ड का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल सी किया। अब मैं यहाँ पे जब करूंगा कंट्रोल npm रन बिल्ड, ओ सॉरी रन या स्टार्ट में एक्चुअली होता क्या है सर, हमारा पहले सर्वर वो, स्टार्ट हो जाता हाँ सर्वर स्टार्ट होता है, लेकिन उसके पीछे होता क्या है, जब वो चलता है तो वो सबसे पहले इसको पूरी जो हमने हमारी वेबसाइट बनी हुई है लाइक ये वाली, इसको वो बिल्ड करेगा एंड देन उसको डेवलपमेंट सर्वर पे रन करके देगा। ऐसा है? है। जी जी। हाँ, तो जब वो डेवलप करने जा रहा होता है ना, तो डेवलप करने में सबसे पहले वो इन फाइल्स के ऊपर भी आता है। लाइक लेट्स से वो जब एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहा है या बिल्ड कर रहा है, उस टाइम पे वो आता है गेट्सबी डैश नोड के अंदर। वो देखता है कि क्या मुझे कोई डायनेमिक पेजेस बनाने हैं, तो अगर डायनेमिक पेजेस बनाने तो वही यहाँ से डायनेमिक पेजेस बनाता है। अब हमारे केस में क्या है, जब हम कहते हैं कि भाई डायनेमिक पेजेस बनाने हैं, तो अब हम ग्राफक्यूएल की मदद से कहाँ पे गए? गेट्सबी नोड में सर। कंटेंटफुल पे गए एक्चुअली। अगर हम देखें तो Yes, sir. नोड पे Yes, तो आ sir. गया ना ऑलरेडी। नोड पे आया, उसने Yes, देखा sir. हाँ यार डायनेमिक पेजेस बनाने हैं, उसने ये टेम्पलेट देखी कि हाँ यार ये टेम्पलेट मुझे यूज करनी है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, इसने देखा यार ग्राफक्यूएल यूज हो रहा है, तो उसने देखा कि हमने ग्राफक्यूएल का कोई प्लगइन यूज किया हुआ है, तो उसने देखा हाँ वाकई में क्या हुआ, और क्या हमने उसको कंटेंटफुल के साथ कनेक्ट करवाया हुआ है, उसने देखा बिल्कुल करवाया हुआ है। तो उसको पता है कि मुझे अब जाना कहाँ है, तो उसको पता है कि ऑल कंटेंटफुल पोस्ट के ऊपर जाके नोट्स की आईडी लेनी है और स्लग यूज करना है उसको। तो ठीक है, सर तो ये इसका वही वाला सर इसका एक और आसान तरीका भी है प्रोग्रामेटिकली पेजेस क्रिएट करने का, करली ब्रेसेस के थ्रू, जो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेते हैं सर। फिर कर्ली ब्रेसेस के थ्रू क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कर्ली सर अगर हम जो फाइल का नाम रखते हैं ना सर, जिस तरह हाँ index.js हाँ वगैरह हाँ सर, हाँ अगर हाँ हम हाँ इनको हाँ करली ब्रेसेस के अंदर सर, अगर हम लोग कंटेंटफुल का जस्ट हम लोग वो फॉर एग्जांपल कंटेंटफुल पोस्ट डॉट स्लग अगर हम लेके करली ब्रेसेस के अंदर .js कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली पेजेस क्रिएट करना शुरू कर देगा डायनामिक सर। हमें ये Node.js की फाइल बनाने की जरूरत ही नहीं होगी।
अच्छा, तो फिर हम ये कॉन्टेंटफुल का डेटा कहाँ से लेके आएंगे? सर वो ऑटोमेटिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर खुद ब खुद एपीआई कॉल करके वहां से चले बनाना शुरू कर चले देगा। उसको भी हम देखते हैं, उसको हम लास्ट में देखते हैं, पहले हम सही तरीका देखें, फिर वो शॉर्टकट है Yes, तो sir. फिर उसको भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, Yes, तो sir. अब हमने क्या किया, हमने टेम्पलेट पे आ गए, हमें पता चल गया कि यार ये वाला टेम्पलेट यूज करना है। हम ग्राफक्यूएल में गए, वहां से सारे के सारा अपना कंटेंट लेके आ गए। उस कंटेंट के अंदर से हमने सिर्फ दो चीजें अभी मंगवाई है। क्या क्या चीजें? आईडी और Slug. सिंपल। हमने देखा कि क्या कोई एरर आया रिजल्ट्स के अंदर, आया तो यहाँ से हमने एरर को थ्रो कर दिया। एरर नहीं आया तो फिर हमने ये देखें, कुछ नहीं किया कि जो हमारा डेटा आया रिजल्ट्स में से, उस रिजल्ट्स में से पोस्ट हमने ले ली। फिर वही है, ग्रेटर देन का कंडीशन लगाया हुआ है। क्यों ग्रेटर देन की कंडीशन लगाई हुई है? क्योंकि अगर पोस्ट हो तो ही पेज क्रिएट हो, अगर पोस्ट ना हो तो कोई पेज क्रिएट करने की जरूरत है नहीं। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम आ गए फॉर ईच, यहाँ तक, इस वाली लाइन तक, लाइन नंबर 34 तक। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। No, sir. सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए प्लीज। सर पिछले लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के उससे कंटेंट को मतलब वो किया था आपने ना, वो इंटीग्रेट किया था, उसकी समझ नहीं थी आई मुझे कैसे हुआ है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। अच्छा, वो समझ में नहीं आया, वो भी बता देता जी हूँ, सर। कोई मसला ही नहीं हाँ है, वो सिर्फ एक मिनट देते हैं। उसकी समझ नहीं आई कि वो कैसे इंटीग्रेट किया। आपने पता वो जिसमें नोट्स वगैरह सेलेक्ट किए थे, उसके बाद में डाटा कॉल किया था, वो डाटा एक्सप्लोरर में नजर आया था हमें। उसका मैं थोड़ा बता फंक्शन देता बता हूँ, दीजिएगा थोड़ा सा, और कैसे किया था वो बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। कौन सी? प्लगइन सोर्स यूज कंटेंट। करना है ठीक है। बस, यस। ठीक है। आपने किया npm i gatsby सोर्स कंटेंट। जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको ये वाला प्लगइन यहाँ पे ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है? gatsby डैश कॉन्फिग के अंदर। ये आपको ठीक है। पूरी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे मिल जाएगी? gatsby के प्लगइन के पेज के ऊपर। ओके, ठीक है सर। चले आगे चलते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ हमें दो चीजें देनी है। क्या क्या? स्पेस आईडी और एक्सेस टोकन। ठीक है। मेक सेंस? ठीक है। अब जी ये समझ आ गया एक्सेस सर। आईडी और ये टोकन आपको कहाँ से मिलेगा? ये गैस पे से मिलेगा, कंटेंट कंटेंट नहीं, कंटेंटफुल से मिलेगा, ठीक। कंटेंटफुल कंटेंट से से जी। आपको स्पेस आईडी टोकन मिला, बस इतना जी। क्या। फिर आपने स्टार्ट कर दिया गेट्सबी npm स्टार्ट। जैसे ही आपने गेट्सबी को स्टार्ट किया तो अब आपके पास ग्राफक्यूएल स्टार्ट हो गया। ग्राफक्यूएल के प्लेग्राउंड के अंदर आपको क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? सही है सर सर जी हम सर, ये जी। अपने टेबल को इसी तरह से रखेंगे या हम इसको किसी तरीके से किसी वेरिएबल में डाल के फिर रखेंगे? वापस बोले, सॉरी। सर एक्सेस टोकन जो है ना, कोड अब हमारे सामने हाँ। है हमारी, क्या इसको हाँ, ऐसे ही रखना चाहिए या नहीं 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 नहीं, ऐसे इसको वही इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर रखना चाहिए। ये तो अभी मैंने इसमें जल्दी से डाला हुआ है, लेकिन आप लोगों को कहाँ से इसको यूज करना पड़ेगा? डेफिनेटली इन्वायरमेंट वेरिएबल के डालेंगे। जैसे यहाँ पे आके ब्लॉक के अंदर आपको एक फाइल बनानी होगी नाम से .env, और यहाँ पे आके आपको स्पेस आईडी और क्या था? एक्सेस टोकन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेटली बना ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम। आपको जब भी सीक्रेट की या सीक्रेट्स हो ना, उसको हमें कहाँ से लेके आना चाहिए? हमेशा एनवायरनमेंट वेरिएबल। सही है। तो आप तो डेफिनेटली ऐसे ही करेंगे काम। चलें वापस आते हैं। तो हमने क्या किया? ग्राफक्यूएल से डेटा, कंटेंटफुल से डेटा मंगवा लिया अपना, ठीक है, ग्राफक्यूएल की क्यूई को यूज करते हुए। और यहाँ पे हमने फॉर ईच की कमांड मंगवाई। फॉर ईच से यही होगा कि हर जो भी एरे के अंदर आइटम्स मौजूद है वो उस पे चलेगा। तो पहली दफा जब चलेगा तो उसको एक पोस्ट मिलेगी। अब हमने ये क्या काम किया भाई, ये कोई बताएगा जरा सा? तो टर्नरी ऑपरेटर यूज किया हुआ है। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है? पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रीवियस पोस्ट आईडी। तो प्रीवियस पोस्ट कब मिलेगी? जब Yes, post होगी। इंडेक्स जैसे यानी आइटम नंबर 1 पे, अगर आइटम नंबर 1 पे होगा तो उसको प्रीवियस पोस्ट मिलेगी 0 इंडेक्स की। अगर जब वो 0 पे होगा तो क्या इसको प्रीवियस पोस्ट मिलेगी? नो सर। नो सर। नहीं ना। तो यहाँ पे भी वही काम किया हुआ। हमने ये देखा कि क्या
प्रीवियस आईडी अगर 0 है तो जीरो इसका मतलब क्या है कि अब इसकी कोई भी प्रीवियस आईडी नहीं है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ है। वरना फिर हमने क्या किया हुआ है, इसको पोस्ट इंडेक्स -1 करके आईडी दे दी, प्रीवियस आईडी। यानी अगर ये 1 पे है तो इसको 0 की आईडी दे दी, अगर 0 पे है तो इसको किसकी आईडी चली गई, फिर ना 1 लगेगा की सर। आईडी, इस तरीके। हाँ, अगर जीरो है तो फिर 0 से 1 पे जा रहा है ना। हाँ, हाँ 0 जी। पे देखें, 0 पे है जीरो तो पे कुछ प्रीवियस भी ही ना नहीं आईडी किया। होगी। सही है, हाँ हाँ सही सही, फिर वही 0 पे कोई भी आईडी नहीं थी, क्योंकि प्रीवियस जा ही नहीं सकता, 0 स्टार्टिंग पॉइंट है तो नल गया। अगर यहाँ पे अगर ये 1 हो जाएगा, इंडेक्स होगा, तो फिर यहाँ पे क्या कौन सी आईडी जाएगी, प्रीवियस आईडी इसकी, प्रीवियस आईडी, यानी कि 2 है तो फिर एक 0। आईडी, एक सही की है, आईडी जाएगी। एग्जैक्टली, हमेशा पीछे जाएगा। जब ये 2 पे जाएगा तो प्रीवियस आईडी उसकी 1 हो गई, जब ये 2 पे जाएगा तो इसकी प्रीवियस वैस आईडी, पानी ओ सॉरी 3 पे जाएगी। तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट नीचे नेक्स्ट, जब ये लास्ट पे होगा तो क्या इसको नेक्स्ट आईडी मिलेगी, नो सर। नो सर, No, नहीं ना। sir. वही वाला Minus कॉन्सेप्ट है, नहीं जैसे जैसे स्टार्ट पे है तो प्रीवियस नहीं मिलेगी और लास्ट पे है तो नेक्स्ट नहीं मिलेगी, तो ये Next वही नहीं वाला मिलेगी। कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्रिएट पेज बनाया, सबको पता है कि ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन की मदद से हम अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। हमने इसको पाथ बता दिया, पाथ डॉट स्लग, स्लग बताया, ये हो गया इसका। अब ये क्या करेगा, इस वाला ये जो भी हमने स्लग दिया हुआ है, इस पाथ के ऊपर ये पेज बना के दे देगा। या प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा। कंपोनेंट हमने बता दिया, टेम्पलेट एक्चुअली हमने जो ऊपर टेम्पलेट बताया था ब्लॉग पोस्ट का, तो ये हमने ब्लॉग पोस्ट का टेम्पलेट बता दिया। अब कॉन्टेक्स्ट, ये आपको पता है कि जब भी ये पेज रेंडर होता है तो इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पास की हुई है, आईडी, प्रीवियस आईडी और नेक्स्ट आईडी। यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो, इसको आगे हम देखते हैं, लेकिन पहले ये बता दें, स्टेप बाय स्टेप चले ना, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर होती रहे, तो फिर आगे चले तो मजा भी आए काम करने में। एक चीज पूछनी थी सर, ये कभी कभार जैसे आपने इधर यूज किया हुआ, जैसे टर्नरेटर, कभी समटाइम्स इंडेक्स के आगे 2 नोट ऑपरेटर्स लगे होते हैं अक्सर मैंने, तो उसका क्या मतलब होता है? ये वाले ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, जी सर ऐसे ही। ये हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब कि जो भी हो वैल्यू, अगर स्ट्रिंग भी होगी उसको बूलियन में कन्वर्ट कुछ भी होगा, इसको हमेशा बुलियन ही देगा। अगर मैं कर दूं a = 0 और ये करके देखूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर मैं ये करके देखूंगा चेकिंग करेगा देखिए ये। ट्रू रिटर्न करेगा। ये चेकिंग वाला सीन है, ये हमेशा आपको क्या रिटर्न करके देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। इन शॉर्ट अभी ये से बनना है। चले थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो, अब आगे चलें। ये क्या करेगा, यहाँ पे जितनी पोस्ट हमने ग्राफिकल से बनाई, उस पोस्ट से हर पेजेस में क्रिएट करके दे देगा। ऐसा है और ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो फिर हम चलते हैं, एक्चुअली जो सारा हम चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर, तो इस पे चलते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने इंडेक्स का पेज है, ये इंडेक्स के पेज के ऊपर हमने पोस्ट को शो कर दी थी, जो शो कर। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने gatsby-node.js के अंदर मैंने ये क्रिएट पेजेस कर चुका हूँ, तो ये पेजेस दोनों बन चुके हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पे जा रहा है, देखें पोस्ट 2 फू के ऊपर, और मैं बैक करता हूँ पोस्ट 1 पे चलता हूँ, तो ये देखें पोस्ट 1_ यूसुफ, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कंटेंट्स बनाए थे, कहाँ गए वो भी देख लेते हैं। कंटेंट्स पोस्ट 2 का स्लग क्या है, जल्दी से हम देख लेते हैं। स्लग ये रहा, पोस्ट 2-foo, ठीक है। और पोस्ट 1 का वही पोस्ट 1_ आई थिंक यूसुफ लिखा हुआ है, ठीक है। चले यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई। टेम्पलेट पे अब जाते हैं, लेकिन टेम्पलेट पे जाने से पहले हमने देखा कि हमने नोट के ऊपर से डायनामिक पेजेस बनाए, तो वो डायनामिक पेजेस हमारे बन चुके हैं। अब टेम्पलेट वाले पेज में हमने क्या काम किया हुआ, समझ नहीं हाँ थोड़ा सा रिपीट कर दे, सही है। पोस्ट वाला हिस्सा ना समझ नहीं क्या हुआ है। अच्छा देखें,
यहाँ तक ऐसी कोई चीज पहले आप ही बताएं, यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो। हमने कुछ भी नहीं किया, ये वाला काम ऑलरेडी हम सारी दफा बहुत दफा करके आ चुके हैं, पुराना काम है क्रिएट पेजेस तक का। जी सर। क्रिएट जी पेजेस सर के अंदर हमने क्रिएट पेजेस बनाई, ये टेम्पलेट बताया, और ये अभी पहले हमने हार्ड कोडेड अपनी एरे बनाते थे, याद है आपको? हम यहाँ पे जी हार्ड सर। कोडेड अपनी एरे बनाते थे ब्लॉक्स की। अब हमने डेटा कहाँ से मंगवा लिया अपना? ग्राफ कॉन्टेंटफुल से, कॉन्टेंटफुल से, ठीक है, ग्राफ ग्राफ जी की सर क्वेरी की कंटेंट। मदद से। जी सर। जी सर। ओके चले, अब हम आगे आते हैं। हम देखते हैं एरर है तो हमने एरर थ्रो कर दिया, एरर नहीं है तो हमने क्या किया, हमारे पास जो एरे आती है हमने वो ली नोट्स की एरे। नोट्स के एरे में हमें सारी पोस्ट मिलती है। अब हमने कंडीशन लगा के चेक कर लिया। अब हमने क्या किया, फॉर ईच लगाया, क्योंकि हमें हर पोस्ट का पेज बनाना है, इस वजह से हमने बनाया फॉर ईच। और यहाँ पे नेक्स्ट आईडी और प्रीवियस आईडी ली, जो अभी हमने लॉजिक थोड़ी देर पहले डिस्कस की। और उसके बाद क्रिएट पेज का फंक्शन यूज करते हुए, फंक्शन बनाने के लिए हमें ये वाला ऑब्जेक्ट पास करना होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ देना होता है और कंपोनेंट बताना होता है। तो पाथ हमने हमेशा यूज करते हैं स्लग को रखते हुए हम पाथ बनाते हैं। तो ये स्लग मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। ये पोस्ट, ये जो हमने ऊपर टेम्पलेट बताया था इसमें, भाई मुझे ये टेम्पलेट इस ब्लॉग पोस्ट में चाहिए, तो ये जी सर। कंपोनेंट इसको ये। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि हम यहाँ से जो चीजें कॉन्टेक्स्ट में देंगे वो मुझे वहां पे कहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, पेज पे सर। अपने टेम्पलेट के अंदर। हाँ एग्जैक्टली, उस पेज के अंदर। तो यहाँ से मैं 3 चीजें पास कर रहा हूँ, कौन कौन सी? आईडी, प्रीवियस पोस्ट आईडी और नेक्स्ट पोस्ट आईडी। नेक्स्ट पोस्ट। यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो अभी भी समझ में नहीं आई तो मैं क्लियर करूँ और फिर आगे चले। सर अभी तक हमने टेम्पलेट तो नहीं बनाया ना? टेम्पलेट अभी नहीं बनाया, टेम्पलेट के ऊपर अब जाएंगे। सर हमने जब राउटिंग मतलब वो एक सर्टेन पेज जो है ना पोस्ट 1 या पोस्ट 2 को क्लिक किया तो हाँ। उसमें वो पोस्ट तो दिखा रहा था। हाँ मतलब बना हुआ है, लेकिन अभी हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, ये कहने का मकसद है। ओके ठीक है, तो अब चले, अब उसके ऊपर चले। टेम्पलेट में एक्चुअली क्या हो रहा है आप वो देखें। जी सर जरूर। चले, मतलब ये नोड, मतलब इस फाइल से आप लोग क्लियर हो गए हो तो फिर आगे चले। अगर यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं और क्लियर करने की कर दूं, ताकि फिर हमें और प्रॉब्लम ना हो ना आगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने देखा कि पेज के इंडेक्स पे हमने क्या काम किया हुआ है। पेज के इंडेक्स पे हमने सारी ग्राफक्यूएल से पोस्ट मंगवाई और उसके लिस्ट शो कर दी, सिंपल सा काम। अब हमने ये देखा कि यार जब भी कोई इस पोस्ट पे क्लिक करेगा तो हमें पेज ओपन करना है। तो पेज ओपन करने के लिए अब वो डायनामिक पेजेस है, तो हमें कहाँ पे आना पड़ा उसके लिए, गेट्सबी डैश node.js के अंदर। यहाँ पे आके हमने वही वाला काम किया कि ग्राफक्यूएल से पोस्ट मंगवाई और उस पोस्ट के बिहाफ पे हमने अपने पेजेस क्रिएट कर दिए, सिंपल। अब टेम्पलेट में क्या काम हुआ है वो भी हम वहां पे जाके देखते हैं, लेकिन यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो। ठीक है सर, इसकी समझ आ गई है। ठीक है, ठीक, वेल एंड गुड। अब हम चलते हैं असल काम पे जो हमारे पास टेम्पलेट के अंदर भी हो रहा है। अब हम चलते हैं इस टेम्पलेट के पेज के ऊपर, सोर्स के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर, डैश सोर्स के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर ब्लॉक डैशबोर्ड। अब हम इस पे आ जाते हैं। इस पे हम सबसे पहले क्यूरी को देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर टेम्पलेट में देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, कैसे बताऊं। ठीक है, इसको हम देखते हैं ग्राफक्यूएल। फॉर ईच की जगह सर हम मैप यूज नहीं कर सकते? फॉर ईच तो कोई हमें रिटर्न मैप क्यों यूज करेंगे, पहले तो ये बताते हैं आप। सर हमें सारी पोस्टें दिखानी है ना। हाँ, हम रिटर्न नहीं कर रहे ना, हम इसलिए फॉर ईच यूज कर रहे हैं। हमें रिटर्न नहीं करना है ना कुछ, हमें तो पेज क्रिएट करना, फंक्शन कॉल करना है लाइक दिस। हमें अच्छा, थोड़ी वो, जब क्लिक करें। हाँ एग्जैक्टली, वो मैप क्या करेगा, ये रिटर्न कर दो। इसको रिटर्न कर देगा। तो इसके रिटर्न करने से हमें कोई फायदा नहीं है ना। हमें एक नई एरे तो नहीं बनानी आइटरेट करके, हमें तो इस एरे के अंदर जो चीजें हैं उसकी मदद से ही क्या करना है, एक पेज क्रिएट करना है। ऐसा ही है, सही सही है, सही इसलिए सर। मैप यूज नहीं किया हुआ। सही सर। हाँ अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैप लगा दें और यहाँ से आप क्या कर दें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटर्न तो करना पड़ेगा। अब यहाँ से रिटर्न नल कर दें, लेकिन क्या इसका कोई सेंस बनता है?
नहीं सर, ये भी चलेगा, 100% चलेगा, कोई मसला नहीं करेगा। लेकिन ये सेंस नहीं बनता ना। मैप का काम है कि एक नई एरे रिटर्न करेगा, और अगर मुझे एरे के अंदर कोई आइट्रेशन करनी है तो मैं वो आइट्रेट करके उसको रिटर्न करेगा। यहाँ पे मेरा कोई आइट्रेशन वाला काम ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा काम है कि एरे के ऊपर लूप लगाया। तो लूप लगाने के दो तरीके थे हमारे पास, या तो 4 int = 0 करके पूरा एक उस तरीके से लूप बना, या तो फिर 4 ईच बना दो। 4 ईच भी यही काम करता है। क्या काम करता है? 4 ईच, यानी एरे के ऊपर लूप लगाएगा 4 का, और ईच आइटम को पिक करेगा। तो ये वही वाला काम कर रहा है, ईच आइटम को पिक करेगा। पहली दफा में चला पोस्ट इंडेक्स 0, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर ऊपर आएगा पोस्ट इंडेक्स 1, और इस तरीके से ये सिंपल चलता रहेगा। मेक सेंस? सही 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 सर। चलो, गुड हो गया। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अब इस पे। ठीक है, सिंपल सा पहले मैं आपको यहाँ से समझा दूं, फिर यहाँ से आप क्यूरी समझ जाएंगे, तो फिर वहां से समझने की जी जरूरत नहीं आवाज नहीं ज्यादा। आ रही, बिल्कुल सर आवाज नहीं आ रही। क्या सबको आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है आपकी सर हमें आवाज। तो। आ रही है सर। सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ताकि मैं ये क्यूरी जरा सॉल्व कर दूं अपनी। ओके, चले, ये क्यूरी मेरी बन गई। मैं इसको रन करके देखूं तो मसला नहीं है, सब कुछ ओके, वेल एंड गुड हो गया। चलो, जबरदस्त। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पहले हम क्या लेते थे? ऑल कॉन्टेंटफुल पोस्ट्स, याद है सबको? यस सर। अब इससे क्या होता था कि हमारे पास जितने सारे, ऑल का मतलब सारे पोस्ट हमारे पास आ जाते थे एरी की शक्ल के अंदर। एम आई राइट? यस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एरे वाली शक्ल वाले काम मेरे सारे हो गए। मुझे इंडेक्स के ऊपर करना था, मैंने कौन सा यूज किया? ऑल पोस्ट, ऑल कंटेंटफुल पोस्ट। मुझे नोट के अंदर ऑल पोस्ट चाहिए थे, तो ऑल पोस्ट। अब क्या, मैं जब स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक वेरी इस पोस्ट के टेम्पलेट के ऊपर जाऊंगा, तो क्या मुझे सारी पोस्ट चाहिए या सिंगल पोस्ट का डेटा चाहिए होगा? अब एक ही सवाल पोस्ट आपसे। का एग्जैक्टली, क्योंकि अब मैं स्पेसिफिक किसी भी पोस्ट पे क्लिक करूंगा, तो मुझे स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक उसी पोस्ट का डेटा चाहिए, ना कि सारी यस पोस्ट का सर। डेटा चाहिए। सही है, तो ये वाला काम हम करने जा रहे हैं। ये वाला काम करने के लिए कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ऑल कॉन्टेंटफुल पोस्ट, उसी तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? कॉन्टेंटफुल पोस्ट। क्योंकि हमारे पास जो मॉडल बना हुआ है वो पोस्ट के नाम से बना हुआ है। हमारे पास एक और मॉडल भी बना हुआ था, जो आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने देखा था, ऑल कॉन्टेंटफुल प्रोडक्ट्स। तो इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा होगा कॉन्टेंटफुल प्रोडक्ट्स, ये रहा। तो इसका क्या मतलब है? अगर सारी चाहिए तो उसके लिए ऑल है, और टू बी स्पेसिफिक चाहिए तो उसके लिए हमारे पास कॉन्टेंटफुल पोस्ट के नाम से, या जो भी आपका मॉडल बना हुआ होगा उस नाम से कॉन्टेंटफुल एबीसी बना हुआ होगा, लेट्स से, या कॉन्टेंटफुल फू बना हुआ होगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे और हमने क्या काम किया हुआ है। यहाँ पे और हमने क्या काम किया हुआ है, अब ये काम करके ये क्या किया हुआ है मैंने, ये कोई बता सकता है देखकर? ये हम पहले भी कर चुके हैं वैसे तो। जब आर्ग्यूमेंट हम पास किया। एग्जैक्टली हम इसको आर्ग्यूमेंट पास करें, हम क्या बता रहे हैं? यार आईडी होनी चाहिए। अब आईडी क्या होनी चाहिए? इक्यू का क्या मतलब है? इक्वल। इक्वल्स। हम बता रहे हैं आईडी होनी चाहिए, बट इक्वल किसके? इसके। ठीक है, इसके अलावा क्या और मेरे पास ऑप्शंस मौजूद है? बिल्कुल मौजूद यस है, सर। वो भी मैं बता देता हूँ। वो क्या, मुझे ये कैसे पता चला? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे कैसे पता चला? यहाँ से एक्सप्लोर से पता चला। कॉन्टेंटफुल पोस्ट के ऊपर गया, अब ये देखें आईडी, आईडी के ऊपर गया तो ये देखें, ये देखें एनी का क्या मतलब है? नॉट टू भी सर इक्वल। नॉट इक्वल टू। आईएन का मतलब क्या है? इंक्लूड, यानी इसमें से Include। लेट्स से अगर मैं कह दूं A707, तो अब जितनी भी आईडी के अंदर क्या आएगा? A707 आएगा, वो हो जाएगा। वो आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखें, इसके अंदर ये फिल्टर्स टाइप की चीजें मौजूद हैं। रेजेक्स, अगर आप कोई स्पेसिफिक रेजेक्स लगाना चाहें तो यहाँ पे रेजेक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे लिए इक्वल टू गुड इनफ है, तो हमने ये काम किया। तो
इसका मतलब ये हुआ कि हमने कॉन्टेंटफुल के ऊपर देखा आईडी और आईडी के अंदर इक्वल्स। यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो इस लाइन तक? नो सर। ये सारी चीजें और देखें आपको clear। एक्सप्लोर से मिल जाएगी, मैंने कोई न्यू चीज नहीं की। हाँ, ये आईडी डेफिनेटली मैंने कॉपी करके पेस्ट की हुई है ताकि मेरे पास एटलीस्ट पोस्ट का डेटा नजर आ रहा हो। ठीक है, चले अब और आगे चलते हैं। ये यहाँ तक कोई मसला? ये भी सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी हमने क्या काम किया हुआ है। आईडी ली, सब टाइटल लिया, क्रिएटेड डेट लिया, उसको फॉर्मेटेड डेट दी हुई है यहाँ पे। कंटेंट मंगवाया हुआ है क्योंकि कंटेंट को हमें डेफिनेटली वो जो HTML के अंदर हमें शो करना है वो शो करेंगे। ये इमेज का काम किया हुआ है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिएगा, इमेज के अंदर गया मैं तो यहाँ पे देखें मजे की चीज है। एक तरीका तो आपको पहले पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम ये करते हैं कि इमेज के अंदर जाके हाँ CSS की मदद से सारे काम कर लेते हैं। या तो फिर हमें अगर मैं इमेज का टैग यूज करता हूँ तो हाइट और विड्थ देनी पड़ती है। तो क्या ये अच्छा तरीका नहीं है कि इन सारी चक्करों से आपकी जान छूट गई? आपको पता है क्या है, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, दराज वालों ने भी अपनी बनाई है तो क्या सॉरी, क्या ऐसा होता है कि उनकी प्रोडक्ट की एक इमेज छोटी होती है, एक इमेज बड़ी होती है? सर सारी मतलब सेम इमेज से मतलब के हाँ कार्ड्स जो उनके होते हैं, उन्होंने अपना एक कार्ड डिफाइन किया हुआ ना यार, 200 से 300, 200 बाई 300, तो उसी के अंदर आपको इमेज डालनी है। ऐसा ही होता है। तो ये देखें, ये गुड एक प्रैक्टिस अच्छी है ये कि हम यहीं पे बता देते हैं कि यार मुझे सर्वर से कौन सी इमेज चाहिए। मजे की बात ये है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की भी इमेज अपलोड हुई हुई है ना सर्वर पे, लाइट से 3 कॉन्टेंटफुल पे आपने इमेज अपलोड की हुई है 3 MB 4 MB की, तो यहाँ पे वो उसकी साइज की मदद से उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिक जो भी उसको चाहिए होती है अच्छी क्वालिटी के अंदर वो लेके आ जाता है। यानी अगर आप सोचें कि अगर आपकी एक एक तस्वीर 3 MB की हो और आपके पेज के ऊपर 10 प्रोडक्ट शो हो रही है, तो कितने हो गए? 3 × 10 30 MB। तो क्या ये अच्छी चीज है कि जब कोई पेज आपको ओपन करे तो 30 MB की इमेजेस डाउनलोड हो? नो सर। नहीं ना, तो कोई रुकेगा ही नहीं आपके पेज में इतना, क्योंकि आपको पता है कि वेब पेज पे आने के बाद टाइम बहुत कम होता है। जितना जल्दी आपका पेज लोड हो जाए तो सामने वाला यूजर इंटरेक्टिव रहता है। जैसे ही पेज लोड नहीं होता या स्लो होता है तो वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। ऐसा है। यस तो ये सर छोटी इसके छोटी अलावा बारीकी ये होती है। जी जी सर इसके अलावा सर गेट्स भी इमेज का प्लगइन भी गेट्स भी हमें देता है जो कि इमेज का साइज छोटा बिल्कुल कर देता है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो दूसरी चीज करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। वो ये करता है कि जब आपके पास नेट स्लो होता है तो उसको ब्लरी इमेज दिखाता है थोड़ी सी, और उसके बाद जब नेट अच्छा हो जाता है तो उसको अच्छी जो भी रेजोल्यूशन चाहिए होती है वो लेके आता है। ठीक है ना? तो कुछ चीजें हमें भी करनी पड़ती है, कुछ चीजें हम प्लगइन की मदद से भी कर लेते हैं। तो लेकिन अभी आप ये सोचें, मैं अभी ओवरऑल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जरूरी नहीं है कि गेट्सबी के ऊपर एप्लीकेशन बनाए। अगर आप कहीं भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है ना, ये मतलब देखने पड़ते हैं आपको। तो ये उसमें से की पॉइंट है गेट्सबी के अंदर। तो हमारी आप ये सही कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्लगइन है ना, वो प्लगइन हमारे लिए काफी आसानी कर देता है। वो ये सारी चीजें खुद टैकल कर लेता है। वो देखता है कि यार आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो प्लगइन की मदद से क्या वो आपको थोड़ी सी लो रेजोल्यूशन की ब्लरी इमेज दिखाएगा। एटलीस्ट सामने वाले के सामने कुछ इमेज नजर आ जाएगी। अब उसको क्लियर नजर नहीं आएगी तो वो भी उसके लिए एक तजस्सुस रहेगा कि यार ये इमेज क्या क्या है इसके अंदर। तो वो भी थोड़ी देर के लिए अट्रैक्टिव वाला सीन है कि वो रुक कर बैठेगा, थोड़ी देर देखेगा यार क्यों इमेज लोड नहीं हो रही है, व्हाटएवर। तो ये एक और सर पॉइंट था। रिस्पॉन्सिव भी कर देते हैं सर वो। सर हाइट और विड्थ को मैक्स मिन कुछ भी मतलब कर सकते हैं, पोजीशन भी क्या हम कस्टमाइज कर सकते हैं? देखें ये इसके बाद ये देखें, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आप साइज बता सकते हैं, अपनी क्वालिटी बता सकते हैं, और ये सारे देखें ये इसके फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको। तो अगर आप जो इसका फीचर यूज करना चाहें वो आप देख के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने टू बी वेरी स्पेसिफिक मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ लेके, और ये क्या क्या हुआ है इनके पास, इनके फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा वाला फ्रेगमेंट यूज किया हुआ है इनका, कॉन्टेंटफुल फ्लूइड का। इसके अलावा और भी इसके बेस 64 का भी फ्रेगमेंट पता है क्या होता है? पहले तो ये बता, मैं फ्रेगमेंट का वर्ड यूज करता हूँ। याद है हमने ग्राफक्यूएल के अंदर फ्रेगमेंट्स पढ़े थे? यस सर। जब एक ही जैसी चीज हमें पूरी एप्लीकेशन के अंदर बार बार यूज करनी हो तो हम उसके क्या बना लेते हैं? फ्रैगमेंट।
तो ये फ्रेगमेंट है, ये ग्राफ मतलब कॉन्टेंटफुल हमने पहले से ही बना के दिया है, तो हम ये वाला फ्रेगमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें सारी चीजें लेके आता है। अभी हम देखते हैं फ्लूइड क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी देर के लिए ये भी देख लेते हैं। ये क्या काम किया हुआ है, कोई देख के बता सकता है? सर वहां से जो एलियास दिया कंटेक्स्ट में डाटा आया था। याद है आप लोगों ने कॉन्टेंटफुल जब हम क्रिएट पेज कर रहे थे तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो चीजें हमने और दी थी, क्या क्या दी थी? यस सर, प्रीवियस पोस्ट की आईडी और नेक्स्ट पोस्ट की आईडी। बेहतरीन। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, जैसे ही वो वाला पेज ओपन होगा तो उस वाले पेज के ऊपर प्रीवियस और नेक्स्ट का भी हम काम कर सकते हैं। प्रीवियस में देखिए हमने प्रीवियस की आईडी दे दी और नेक्स्ट के अंदर हमने नेक्स्ट की आईडी दे दी, और ये चीजें पास कर दी जो कि टू बी वेरी स्पेसिफिक हमें उसको पास कर दी नेक्स्ट पेज के लिए। तो सिंपल आईडी और स्लग। वेल अभी हम आगे और देखते हैं इसको, आईडी और स्लग यहाँ पे पास किया है तो इसका क्या काम है एक्चुअली वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ऐसी कोई चीज जो इस क्यूरी के अंदर अभी तक समझ में ना आई हो तो वो पूछे, फिर हम वापस टेम्पलेट के ऊपर चलते हैं। सॉरी जी, अच्छा जी, एक मैसेज आया हुआ है कि सर स्क्रीन इज नॉट डिस्प्लेइंग, क्या ऐसा है? नो सर शो हो रही है। हो सकता है कि शायद प्रॉब्लम हो उसका नेट का। ओके ये क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलूं? आगे चले चलो, वेरी गुड हो गया। नाउ मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, कहाँ गया जनाब? ठीक है जी, ग्राफक्यूएल पे थे हम लोग, ग्राफक्यूएल की क्यूरी देख रहे थे, ये हमने समझ ली। अब हम आते हैं इसके पूरे टेम्पलेट के ऊपर। चले पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये वाला काम मैंने क्यों किया हुआ है? सबको पता है, हमने लास्ट क्लास में किया था ये, क्योंकि हमें जो रिच टेक्स्ट एडिटर का जो टेक्स्ट शो करना है उसके लिए हमें प्लगइन यूज करने पड़े थे। दो लाइब्रेरी यूज करनी पड़ी थी, कौन कौन सी? एक कॉन्टेंटफुल रिच टेक्स्ट रिएक्ट रेंडर और दूसरा रिच टेक्स्ट टाइप्स। याद है सबको? हेलो यस सर, आवाज आ याद है रही है सर। सबको? जी सर आ रही है। गुड। तो ये दोनों लाइब्रेरीज हमने यूज की, उसके लिए फिर हमने देखा था उसी की डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशन हमने यहाँ पे भी देखी, अभी स्टार्टिंग के अंदर ये दो हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, ये इसने मार्कडाउन बनाया और इसको यूज करने का तरीका ये है, ठीक है। तो सेम जो उसने काम किया वही हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। मैंने ये नहीं बनाया, ऐसे ही सवाल आ सकता है कि उसको मुझे अंदर बनाना चाहिए तो मैंने बाहर क्यों बनाया। ऐसे ही रिएक्ट का सवाल बेसिकली एक HB का सवाल नहीं है, ये रिएक्ट से रिलेटेड एक सवाल है। रिएक्ट टॉपिक होता है परफॉर्मेंस, तो ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, किसी को पता है? सर क्या चीज़ से जो रिच टेक्स्ट ऑप्शंस का जो कांस्टेंट है ये आपने बाहर क्यों बनाया सर? हाँ वेरिएबल बाहर क्यों सर बनाया? वो बिल्कुल। इसलिए क्योंकि सर अंदर पेज क्यों जो नहीं है वो बनाया? बार बार फंक्शन जो है वो बार बार रेंडर होता है और हमने उसको बार बार रेंडर नहीं करवाना सर, तो इसलिए हमने उसको बाहर रख दिया। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अच्छा चलो, अगर मुझे इसको बाहर नहीं अंदर ही यूज करना होता, चले आपने इतना भी जवाब दे दिया तो एक और सवाल का जवाब दे फिर। अगर मुझे इसको बाहर नहीं रखना, मुझे अंदर ही रखना है, तो फिर कैसे रखूं इसको? सर इसी को पेस्ट कर देंगे सर अंदर ही सर। हाँ तो फिर तो वहाँ पे वो बार बार री रेंडर हो रहा होगा ना, ये फंक्शन बार बार चल रहा होगा, ऐसा है? यस सर यस गेट सर। तो माउंट फिर सॉल्यूशन गेट माउंट यूज करेंगे बताओ ना। हाँ गेट डेड माउंट में यूज, गेट माउंट। हाँ मैं समझ गया, आप यूज इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, डेड माउंट वाली। यस यस सर। अच्छा लेकिन अगर मैं वेरिएबल उसके अंदर बनाऊंगा तो क्या मुझे सब जगह पे अवेलेबल होगा? नो सर। नहीं, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा सोचे। जब भी कभी कोई ऐसा कोई काम करना हो ना आपको, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूज कॉल बैक। कभी पढ़ा है आपने किसी ने यूज कॉल बैक सर के बारे में? इसका बहुत बड़ा एरर आ रहा था सर यूज कॉल बैक का, कि आप उसको फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते, ये भी आप काइंडली बता एग्जैक्टली दीजिए कैसे सर। चले मैं फिर बताता हूँ आपको कभी।
खैर ये मतलब यूज कॉल बैक है जो इसके लिए यूज करता है। और अगर जिस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे यूज कॉल बैक यूज नहीं होगा। अगर ये फंक्शन होता तो हम क्या यूज करते हैं, यूज कॉल बैक। लेकिन ये फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे यूज कॉल बैक यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा यूज मेमो। क्या यूज होगा? यूज मेमो। यूज मेमो। यूज मेमो का मतलब वही है कि ये इसको मेमोराइज कर लेता है कि ये ऑब्जेक्ट बार बार नहीं बनाएगा, अब ये एक दफा बन चुका है तो उसको मेमोराइज कर लिया उसने। अगर जब तक इसको चेंज नहीं है जब तक उसको री रेंडर दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, ये जरा पढ़िएगा, आप लोगों को मैंने थोड़ा सा एडवांस बताया है तो अच्छा है। दो आपको पढ़ने कौन कौन से, एक यूज कॉल बैक और दूसरा यूज मेमो। यूज मेमो। ठीक है, दो चीजें पढ़नी है, आप पढ़िएगा। फिर अगर हुआ तो नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा। लेकिन चलें, अब आई चीज सामने आई थी तो परफॉर्मेंस के हवाले से, एडवांस टॉपिक के हवाले से मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। सर यूज इफेक्ट में यहाँ हम इसको understand कर सकते हैं। यूज इफेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल हम बना रहे हैं ना। अगर मैंने यूज इफेक्ट के अंदर ये वेरिएबल बना लिया तो क्या मैं इसको बाहर यूज कर सकूंगा? सवाल है। नहीं कर सकूंगा ना। खैर आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक ये हम लास्ट क्लास में या रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी सारे काम करके आ चुके हैं, या अभी तक गेट्सबी के अंदर भी हमने सारे काम किए हुए। यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो? डेटा कहाँ से मिलेगा? नीचे ग्राफक्यूएल की क्यूरी कॉल होगी तो वहां से डेटा मिलेगा। डेटा के अंदर से मुझे कॉन्टेंटफुल पोस्ट मिला, और कॉन्टेंटफुल पोस्ट के अंदर से मुझे क्या मिलेगा? दो चीजें और मिलती हैं प्रीवियस नेक्स्ट। डेटा में से, प्रीवियस और नेक्स्ट। और ये फिर हमने क्या काम किया हुआ है, ये हमने लाइब्रेरी को यूज करना जेसन है में जिसकी किया मदद हुआ से हमने, हाँ, रो को हमने जेसन में कन्वर्ट किया हुआ। और ये जेसन मैं यूज करूंगा कहाँ पे? इस फंक्शन के अंदर, डॉक्यूमेंट टू रिएक्ट कंपोनेंट। और इसको हमने जेसन पास करके जो हमने रिच टेक्स्ट के ऑप्शंस बनाए थे टॉप पर, वो हमने पास कर दिया, क्योंकि ये लाइब्रेरी हमने जो कह रही है हमने अभी थोड़ी देर के लिए वही किया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर हमने क्या काम किया हुआ। कुछ भी काम ऐसा नहीं किया हुआ खास। टाइटल डेफिनेटली जब हम स्टार्टिंग में होंगे तो पोस्ट के अंदर से हमें टाइटल मिलेगा। डेट हमें यहाँ पे फॉर्मेटेड डेट मिल गई। इमेज यूज करने का ये तरीका है, ये देखना है वो जो हमने यूज किया था ना, डॉट 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 फ्रैगमेंट यूज किया था गेट्सबी फ्लूइड का, तो इसकी मदद से क्या है हम यहाँ पे इमेज शो कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैंने एक काम किया हुआ छोटा सा यहाँ पे। ये क्या किया हुआ कुछ, अभी हम इस पे आते हैं, 2 मिनट छोड़ते हैं। पहले ये देखें, फ्लूइड हमें डायरेक्ट फ्लूइड देना है इसको, तो ये खुद ही इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और बस। और लास्ट में एक हमने ये काम किया हुआ है नेक्स्ट और प्रीवियस का। सर ये जरा देखें, सर बेस 64 मैं यूज बताता किया हूँ हुआ है। ये मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट दे दीजिए। ये वाली लाइन को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, जो बेस 64 वाला काम किया हुआ है। यहाँ तक तो आपको पता है कि ये फ्लूइड हम लोग मंगवाया हुआ था, ये हमने इमेज के अंदर फ्लूइड दे दिया। लेकिन मुझे जरा सा ये देख के बताए, ये समझ में आ रहा है ये मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे? यस सर। क्या समझ में आ रहा है इसको देख के? सर कंडीशनल बना रेंडरिंग करी हुई। हाँ, सर क्या मतलब कंडीशनल किया गया। कंडीशनल अगर रेंडरिंग प्रीवियस का से लिंक क्या मतलब होगा होता है? तो वो प्रीवियस का लिंक आ जाएगा, सही है, अगर सही नेक्स्ट है, का सही नहीं है, होगा सही तो वो नेक्स्ट का नहीं आएगा। और इस तरह मतलब वो होगा तो आ जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं आएगा। और वहाँ पे एग्जैक्टली वो कब जो हो, डेटा में आ रहा है। एग्जैक्टली नेक्स्ट कब होगा? जब वो 0 नहीं होगा। और प्रीवियस कब होगा? जब वो लास्ट नहीं होगा। ऐसे ही है ना? सर थमाओ, चले, मेक सेंस करती है बात कि जब हम नेक्स्ट का मतलब 0 से आगे वाला होना चाहिए, और प्रीवियस का मतलब लास्ट से पहले वाला होना चाहिए। ऐसे ही है? यस समझाओ, सर। यही वाली लॉजिक हमने जो पीछे यूज की थी, तो यहाँ पे भी हमने यही किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ, प्रीवियस हमने यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस आईडी और सारी चीजें मंगवा ही रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि प्रीवियस का स्लग बता दिया और उसका टाइटल बता दिया कि भाई अगर आपको नेक्स्ट पे जाना है तो ये टाइटल होगा, और सॉरी प्रीवियस पे जाना है तो ये टाइटल होगा, और नेक्स्ट पे जाना है तो ये टाइटल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर टाइटल मंगवाया हुआ है हमने, हाँ मंगवाया हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज है कि हमने स्लग और टाइटल मंगवाया हुआ है। यहाँ पे स्लग का मतलब हमें स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक कौन से पेज पे जाना है, और वहां पे टेक्स्ट शो करवाने के लिए उसका टाइटल मंगवा लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे देखें ये, अब इस क्यूरी को यहाँ से देखते हैं। जब हम क्यूरी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखा मैंने पैरामीटर डिफाइन किया है। पैरामीटर डिफाइन के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ऐसा पैरामीटर है जो कि रिक्वायर्ड है। कौन सा? सर आईडी।
एग्जैक्टली आईडी, क्योंकि जब भी कोई इस पेज पे आएगा तो उसकी कोई ना कोई आईडी होना लाजमी है। यस हाँ, सर। ये पॉसिबल है कि प्रीवियस आईडी ना हो या तो नेक्स्ट आईडी ना हो, तो इसलिए मैंने इन दोनों को मैंने क्या रखा हुआ है, ऑप्शनल। ऑप्शनल। अब हम आते हैं इधर, हमने मंगवाई ऑल कॉन्टेंटफुल की पोस्ट और उसमें हमने आईडी और इक्वल्स टू कर दिया कौन से, इस $id के, जो वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ पैरामीटर। तो अब क्या होगा, जो भी स्पेसिफिक यहाँ पे आईडी आएगी जो कि हमें मिलेगी कॉन्टेक्स्ट से, और उस आईडी का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैंने एक और काम किया हुआ है, इमेज तो मैंने मंगवाई जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, ऐसे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने क्या मंगवाया हुआ है, वहां से एक फिक्स्ड बेस 64। ये कैसे मंगवाया, ये भी आप देखें तो ग्राफिकल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, मैंने कोई अपनी तरफ से चीज नहीं डाली। ये फ्लूइड है, कहाँ गया भाई, फ्लूइड फ्लूइड फ्लूइड, इमेज इमेज इमेज, ये रहा इमेज, इमेज के अंदर फ्लूइड, ये आ गया जो भी था। अब देखें इसके अंदर एक और चीज मौजूद है, फिक्स्ड। फिक्स्ड के अंदर भी हमें मिल जाता है बेस 64, तो ये बेस 64 भी मंगवा लिया ऐसे ही शो करने के लिए थोड़ा सा। तो ये डेटा ऐसे ही मंगवाया हुआ है, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन सिर्फ ऐसे ही मंगवाया है। इस तरीके से मंगवाते नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर क्या इस तरीके से डेटा अगर मैं मंगवाऊँ तो क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये बेस 64 कर लूँ, या तो इसको क्या कर दूँ यहाँ से सोर्स भी पॉसिबल है, ठीक है, तो ये सोर्स करते हैं। तो फिक्स के अंदर से बेस 64 भी आ रहा है और सोर्स भी आ रहा है, ठीक है, दोनों चीजें आ रही हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी दोनों चीजें ले लेता हूँ, बेस 64 भी और सोर्स, ऐसे ही टाइम पास करते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये देख लें, इमेज इमेज कहाँ से लेके आया हूँ, ये जरा बहुत मेन सवाल होना चाहिए कि ये इमेज कहाँ से आया है। ये इमेज कहाँ से आया, गेट्सबी इमेज से। गेट्सबी इमेज से हमने इमेज मंगवाई, और इमेज मंगवाने के बाद फ्लूइड के अंदर हमने फ्लूइड पास कर दिया, जो कि हमने फ्रेगमेंट की मदद से मंगवाया था। अब तो अब इसकी जिम्मेदारी है, अब ये सारी चीजें खुद ही करता है, ट्रांसफॉर्म भी खुद कर देगा और रेस्पॉन्सिव भी बना देता, सारी चीजें कर देता। लेकिन ये वाला कौन सा हमने इमेज यूज किया हुआ है, सादा वाला HTML का इमेज यूज किया हुआ है, ठीक है, ये कोई रैपर नहीं है, ये तो इमेज जो है रैपर है, जो कि हम ले रहे हैं कहाँ से, गेट्सबी इमेज से। लेकिन ये मैंने सादा वाला लिया हुआ है, इसमें फ्लूइड नहीं चलेगा डेफिनेटली, क्योंकि फ्लूइड इसके लिए बनाया हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमने बेस 64 और सोर्स मंगवाई है, वो चला के देखते हैं। अभी बेस 64 देखते हैं क्या आता है इसमें डेटा। ये देखिए, ये इसकी बेस 64 आ रही है, ठीक है, इसमें क्वालिटी वगैरह दूंगा तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी ये देखें ये आ रही है, ये बेस 64 की इमेज आई है। अब बेस 64 से इसको मैं चेंज कर दूं किस पे, हमने एक और चीज मंगवाई थी, क्या, सोर्स, याद है, हमने दो चीजें मंगवाई हुई है, हाँ, बेस्ड और सोर्स। सोर्स आगे देखते हैं क्या सोर्स में आती है इमेज, बिल्कुल आ रही है, ये देखें सोर्स में इमेज नहीं आ रही, आ गई, ठीक, ये सोर्स में उसकी इमेज लेके आ गया। अब वही वाली बात है, यहाँ पे मैं हाइट और विड्थ इसको और अच्छी दे दूंगा तो ये थोड़ी सी बड़ी इमेज नजर आ जाएगी, जैसे वहां पे ऊपर नजर आ रही है, लेकिन चलो दे देते हैं थोड़ी सी, ये ले, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे जब इमेज नहीं थी, जब सोर्स से वो इमेज लेने गया तो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन हो गई थी, ब्लैंक स्क्रीन हुई और जैसे इमेज आई, इमेज आ गई, जो नॉर्मल इमेज का बिहेवियर है। ऐसा ही है ना इमेज का बिहेवियर, यस जी सर। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, इमेज का बिहेवियर क्या है, इमेज का बिहेवियर ये है, सोर्स नहीं होगी तो एम्प्टी, हाँ, जब तक इमेज पूरी Display डाउनलोड में। नहीं होती, उसके पास इमेज नहीं आती, तो वो क्या करता है, वो खाली इमेज शो कर रहा होता है वहां पे। और जैसे ही इसके पास इमेज आ जाती है तो फिर क्या होता है, फिर इमेज जिस तरीके से डायरेक्ट प्ले करवा देता है। अचानक, अच्छा हाँ, अचानक से सामने आ गई ना आपके, ऐसा हुआ अभी, यस सर। यस तो सर। ये वही वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि अगर आप इसकी बात करें ना, अब जरा गौर से देखिएगा, जैसे ये स्टार्ट होगा फ्लूइड, तो इसकी, अब मेरा नेट अभी अच्छा चल रहा है थोड़ा सा, वैसे तो बहुत बुरा चलता है लेकिन अभी अच्छा चल रहा है साला, अनफॉर्चुनेटली। वरना तो आपको एक नजर आता कि ये जैसे ही मैं रीलोड करूंगा ना, ये थोड़ी देर के लिए ब्लड इमेज होगी, उसके बाद सही होगी, जरा गौर से देखिएगा, मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। सर आप इंस्पेक्ट टूल से उसको जो है ना वो कर लें, स्लो 3GB हाँ, कर दें। डेटा को स्लो भी कर सकता हूँ, एग्जैक्टली, लेकिन अभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, लेकिन अभी गौर से देखिए, अभी आपको भी अभी भी फील होगा। यस सर, ये आ देखिए रहा ब्लड था। हुआ और सही हुआ, तो ये एक इमेज की वो इमेज ट्रांसफॉर्म, ये जो हमने गेट्सबी का प्लगइन
यूज करना है। इसकी क्वालिटी है कि अगर इमेज अगर आपके पास आप कहीं से मंगवाते हैं तो वो ब्लर इमेज शो कर देता है ताकि वो इमेज अपनी जगह पे रहे, अच्छा लगे, वरना तो हमें स्पेसिफिक टू बी उसको साइज और सारी चीजें फिक्स करनी पड़ती है। तो उसको वापस बेस 64 करके देख लेता हूँ, तो शायद कोई बेस 64 तो बहुत जल्दी लोड हो जाता है, तो ये लोड हो चुका है। बेस 64 तो बहुत आसानी से हो जाता है। चले, तो ये था कि हमें ये वाला यूज नहीं करना, हम क्या यूज करेंगे, ये वाली इमेज। सही है। अब हमने यहाँ पे नीचे जो 2 काम किए थे वो देख लेते जल्दी से। ये नेक्स्ट है या प्रीवियस है? सर ये बेस 64 दोबारा बता दें, इसका फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे? बेस 64 का कोई फायदा नहीं, हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, मैं यही कह रहा हूँ। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर मैं HTML की इमेज यूज करता हूँ तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स रहेंगी मेरे पास कि ट्रांसफॉर्मेशन और इस सारी चीजों को मुझे हैंडल करना पड़ेगा खुद किसी लाइब्रेरी की मदद से। तो इंस्टेड ऑफ गेट्सबी का प्लगइन यूज करता हूँ तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है, गेट्सबी डैश इमेज। ये क्या कर रहा है भाई? फॉर एग्जांपल हाँ, गेट इमेज करनी को है तो इसका यूज फायदा क्या, मतलब यूज करते किस लिए ये बेस 64? बेस 64 इमेज तो इमेज का टाइप है ना, लाइक हम सोर्स यूज कर लें, बेस 64 यूज कर लें, SVG यूज कर लें, तो ये तो इमेजेस की टाइप है आपके पास। अच्छा अच्छा ठीक। बाइनरी ओके, फॉर्मेट। वो बाइनरी फॉर्मेट नहीं होता, वो एज अ स्ट्रिंग लेके आ जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक्चुअली तो आप देखें ना कि यहाँ पे बताया हुआ इसने, कहाँ गया जनाब, वो एज अ स्ट्रिंग लेके आता है। मैं दिखाता हूँ, ये देखें, बेस 64 का डेटा इस तरीके से होता है। तो आपके सोर्स के अंदर है ना, आपको URL मिलता है लाइक दिस। अब आई समझ में बात? यस सर समझ गया। कभी, ठीक है, तो आप कभी नोट कीजिएगा, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा एप्पल बेस 64। तो जब आप इसका सोर्स देखने जाएंगे ना तो आपको ये URL नहीं मिलेगा लाइक दिस, आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से डेटा मिलेगा बेस 64 का। ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आपको तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। चले, ये एक्चुअली करता है कि पिक्चर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, बेस 64 में कन्वर्ट कर देता है। तो जब बेस 64 फिर हम वापस उसको इमेज के अंदर देते हैं तो वो टेक्स्ट से वापस किस में कन्वर्ट करके दे देता है, इमेज में। ठीक है, तो ये देखें, ये नेक्स्ट है और प्रीवियस है। अब हम देखते हैं कहाँ गया भाई, ये रहा। हम चलते हैं ऑल पोस्ट के ऊपर। तो जब मैं इस पे जाऊंगा तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, पोस्ट 1, और जब मैं पोस्ट 1 पे जाऊंगा तो प्रीवियस क्या होना चाहिए, सर पोस्ट 2। ऐसा है? पे नेक्स्ट, सर पोस्ट 1 पे नेक्स्ट पोस्ट 2 नहीं देखें, होगा? नहीं, पोस्ट 2 के बाद नेक्स्ट है ना, ये चल तो यूं रहा है ना, टॉप टू बॉटम चल रहा है ना। पोस्ट 1 है तो इसका कोई प्रीवियस होगा? जी, अच्छा उसका नाम उल्टा है नाम। नाम, हाँ नाम उल्टा है। इसको अगर मैं फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट कर दूं, पहले पोस्ट 1 आ जाए फिर पोस्ट 2 आ जाए, तो फिर आपके वो चलेगा। आप वो कॉन्सेप्ट से क्लियर मतलब उससे कंफ्यूज ना हो। अभी ये देखें, ये पहली पोस्ट है, ये दूसरी पोस्ट है। सही है सही है। तो लेटेस्ट जब वाली ये ऊपर आ पहली रही है। पोस्ट है, हाँ, तो क्या इसके अंदर वो मिलेगा नेक्स्ट? नो, इसका प्रीवियस मिलेगा। पोस्ट है तो दूसरी तो पोस्ट ये अगर जाने पहली नेक्स्ट पोस्ट है मिलेगा तो ना? नेक्स्ट मिलेगा ना? अच्छा, हाँ मिलेगा। यस यस, सॉरी। इसमें क्या पहली पोस्ट के अंदर प्रीवियस मिलेगा? नो नहीं सर। मिलेगा। हाँ, पहली पोस्ट में प्रीवियस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर मुझे क्या नेक्स्ट मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। क्या इसके अंदर मुझे प्रीवियस मिलेगा? यस यस सर। बिल्कुल मिलेगा। ऐसे ही है, देखें यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें, तो ये देखें नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये आगे जाने का, नेक्स्ट करो। और जैसे यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मेरी लास्ट पोस्ट है। अब मेरे पास कहाँ का आ रहा है, बैक का, यानी बैक से मतलब प्रीवियस पोस्ट का। तो ये देखें, ये प्रीवियस पोस्ट का। तो नेक्स्ट और देखें, ये प्रीवियस वाला भी इधर काम चल रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ऐसी कोई चीज जो अभी तक समझ में ना आई हो। सबसे पहले देखा कि इंडेक्स के पेज में सारी लिस्टिंग करवा दी, तो ये इंडेक्स का पेज हो गया, सारी लिस्टिंग हो गई। इसके बाद हमने देखा कि यार जब भी मैं क्लिक करूंगा तो इसके लिए पेज चाहिए। वो पेज कहाँ पे बनेगा मेरा, gatsby-node.js की फाइल के अंदर जाके हमने सारा काम किया। तो वहां से हमने टेम्पलेट बताई, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस टेम्पलेट पे आ जाता हूँ। और इस टेम्पलेट पे आके मैंने क्या किया,
यहाँ पे जो मुझे आईडी मिलती है उस आईडी की मदद से मैंने कॉन्टेंटफुल से डेटा मंगवाया अपना और वो यहाँ पे शो कर दिया। मैं माइक म्यूट कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि अभी तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, वरना तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया। आ गई, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताएं, यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली क्रिएट हो चुकी है। कंप्लीटली क्रिएट से मतलब क्या हुआ, हमने गेट्सबी अप किया, फिर मैंने कॉन्टेंटफुल पे गया, कॉन्टेंटफुल में जाके अपना डेटा डाला, डेटा डालने के बाद फिर मैं वापस गेट्सबी पे आके इंटीग्रेशन की, ये सामने अभी डेटा सारा शो हो रहा है। अब मुझे बताएं अगर मैं कॉन्टेंटफुल पे जाके एक और पोस्ट ऐड करूंगा तो क्या होगा? आ जाइए। चलो पोस्ट के लिए ऑटोमेटिकली एक पेज जनरेट हो जाएगा और पोस्ट भी शो होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली तो अब तो कोई मसला नहीं है ना। अब मैं जितनी कॉन्टेंटफुल के ऊपर जाके अपना डेटा ऐड करते जाऊंगा तो गेट्सबी के अंदर वो ऑटोमेटिक शो होते जाएगा, ऐसा ही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो सर, क्या अगर किसी- वर्डप्रेस के अंदर भी वर्डप्रेस के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे पास Yes, sir. एडमिनिस्ट्रेटर एक पैनल होता है, वहां पे जाके मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ या चेंज करता हूँ और फिर मैं वापस अपनी वेबसाइट पे आके देखता हूँ तो वो चीजें मुझे चेंजेस होती हुई नजर आ रही होती हैं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे अगर आपको आपके पास कोई कंटेंट राइटर होगा या जो आपके पास जो डेटा ऐड कर रहा होगा तो आप उसको एक्सेस किसका देंगे? गेट्सबी का एक्सेस देंगे या कॉन्टेंटफुल का एक्सेस देंगे? कॉन्टेंटफुल का। एग्जैक्टली। तो अब उसका काम क्या होगा, उसमें बैठ के वो डेटा डाल रहा होगा, सारी पोस्ट डाल रहा होगा, ब्लॉग्स बना रहा होगा। वो कहाँ से ब्लॉग्स और सारी चीजें बनाएगा? कॉन्टेंटफुल। और जैसे ही कॉन्टेंटफुल से सारी चीजें बन रही होंगी और फिर एंड ऑफ द डे आपको जो रिजल्ट नजर आएगा वो गेट्सबी पे नजर आ रहा है। ऐसा ही है। अगर मैं दराज की बात करूं, अगर इसको हम दराज की तरह सोचें तो दराज के अंदर क्या हुआ होगा, उसने जो अपनी ग्राफिकल चीजें जो बनाई है वो गेट्सबी पे बनाई। हाँ एग्जैक्टली, वो उसने फ्यूल पे सॉरी गेट्सबी पे बनाई है। और सारी उसकी प्रोडक्ट्स कहाँ पे मौजूद है? थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें तो कॉन्टेंटफुल के अंदर मौजूद है। यस सर। जब भी क्या नई प्रोडक्ट ऐड होगी तो क्या हमें अपनी गेट्सबी के ऊपर ठीक है ना, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ सोचना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही होंगी। तो ये कंटेंट ऐड करने के बाद रीच भी करना पड़ेगा। सॉरी वापस बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो कंटेंटफुल में हम डाटा ऐड करेंगे उसके बाद इसको गेट्सबी को रीबिल्ड करना पड़ेगा या वैसे ही ऐड हो जाएगा? एग्जैक्टली नहीं, ये बात आपकी बहुत अच्छी की। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे अब जैसे मैं कंटेंटफुल पे डेटा ऐड करूंगा तो यहाँ पे फॉरन शो नहीं होगा, मुझे इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? बिल्ड करना पड़ेगा। पता है ना आपको? यस, रीलोड से भी नहीं होगा, नहीं रिफ्रेश करके डेटा नहीं आएगा। तो जो आपका डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? टर्मिनेट करना पड़ेगा और वापस से npm स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर जाके आपको कंटेंटफुल का डेटा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं npm स्टार्ट करता हूँ तो वो फर्स्ट टाइम जाता है गेट्सबी नोड के ऊपर, पहले सारा डेटा लेके आता है कंटेंटफुल से और जो डेटा आ गया उसके पेजेस डायनामिक क्रिएट करके आपको शो कर देता है और डेवलपमेंट सर्वर पे वो सारी चीजें स्मूथ चल रही होती है। लेकिन जब मैं कंटेंटफुल पे वापस ऐड करूंगा तो क्या वापस कैसे पता चलेगा उसको कि डेटा ऐड हुआ? ऐसा हो नहीं सकता ना। उसके लिए मुझे वापस क्या करेगा? टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट करूंगा, जैसे ही npm स्टार्ट करूंगा वो वापस जाएगा गेट्सबी नोड के ऊपर, फिर वो ग्राफक्यूएल कंटेंटफुल से डेटा लेके आएगा, फिर वापस पेजेस बनाएगा और फिर आपके पास डेवलपमेंट सर्वर पे रन करके देगा। क्या ये ऐसा ही होगा? केस में फिर ये किस तरह से हैंडल होगा? हाँ, अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब देखें, डेफिनेटली हम इसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करेंगे। अभी तक तो हमने डिप्लॉय नहीं किया हुआ, लेकिन इसको हम डिप्लॉय करेंगे। हम इसको डिप्लॉय कहाँ पे करेंगे भाई, कोई बताएगा जल्दी से? नेटलीफाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, तो इसको आपको डेफिनेटली ये आपने अभी अपने सिस्टम में बनाया हुआ है, डेवलपमेंट सर्वर यूज करते हैं हम लोग जो अपने सिस्टम पे यूज कर रहे हैं। तो जब अब मुझे इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी होस्टिंग के ऊपर इसको डिप्लॉय भी तो करना होगा। तो इसको डिप्लॉय करने का तरीका क्या है? इसको सबसे पहले क्या चलाना पड़ेगा? npm run बिल्ड। ये बिल्ड बनाने के बाद क्या होगा? इसकी बिल्ड बन जाएगी। बिल्ड जब बन जाएगी तब हम इसको क्या करेंगे? कहाँ पे पोस्ट कर देंगे?
नेटलीफाई के ऊपर किसी तरीके से Netlify डिप्लॉय कर देंगे, अभी देखते हैं थोड़ी देर के अंदर। तो इस तरीके से ये बिल्ड बन के नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉय हो गया। जैसे ही डिप्लॉय नेटलीफाई के ऊपर आपने देखा लाइव हो गया, चलना शुरू हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही कोई वहां से कॉन्टैक्ट करेगा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला है कि जैसे ही वहां से कॉन्टेंटफुल पे डेटा ऐड हुआ तो क्या मुझे नेटलीफाई के ऊपर सारी चीजें शो हो रही होंगी? नो सर, वो बिल्ड हो चुका है एक थोड़ा दफा। सोच के बताएं। एग्जैक्टली बिल्ड इसके लिए तो फिर मुझे जरूरी वापस क्या वही करना पड़ेगा? सर CI/CD हाँ मतलब करना सर पड़ेगा। दोबारा बिल्ड नहीं करके दोबारा अपलोड करना अभी पड़ेगा। सीडी के ऊपर नहीं जा रहा। यस यस यस, जैसे यहाँ पे के ऊपर डेटा चलाना पड़ेगा, वो होगा npm run build एंड देन डिप्लॉय ऑन नेटलीफाई। तो अब जब जब कॉन्टेंटफुल पे डेटा ऐड हो रहा है, आपको बिल्ड चलानी है और वहां पे डिप्लॉय करना है। तो ये समझ में आई, ये एक तरीका है। अब सर इस तरीके स्क्रीन को रुकी हुई है। ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट जी स्क्रीन स्क्रीन रुकी स्टॉप हुई है है। क्योंकि अभी मैं हाँ स्क्रीन रुकी हुई है, मैं अभी बात ही कर रहा हूँ आप लोगों से, कोई खास इस पे काम नहीं कर रहा, डिस्कशन नहीं चल रही है हमारी। अच्छा तो अब मुझे ये बताएं, अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे CI/CD। CD में क्या होगा, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो रही होगी और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट हो रही होगी। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन से मतलब क्या होगा कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जब भी कॉन्टेंटफुल पे डेटा ऐड हो तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट वाला प्रोसेस चल जाए। डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस में हमने क्या चीज देखी कि जो आपकी गैट्सबी की एप्लीकेशन है उसको बिल्ड करो और उसके बाद उसको डिप्लॉय करो। कहाँ पे? हमारे केस में थोड़ी देर के लिए नेटलीफाई। नेटलीफाई। सही हो गया? ये किस तरह करते हैं? अच्छा जी, तो अब हम करके देख, हाँ हाँ बता, इस पे आता हूँ, इस पे आता हूँ। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले हम अपनी इस करंट एप्लीकेशन को नेटलीफाई पे डिप्लॉय करके देखें, और जब नेटलीफाई पे डिप्लॉय हो जाएगी तो फिर हम कंटेंट ऐड करेंगे, फिर एक दफा npm बिल्ड चलाएंगे, फिर नेटलीफाई पे डालेंगे, तो आपको एक प्रोसेस समझ में आएगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी CI/CD कैसे होती है। क्या ख्याल है, ऐसा करना है? सर वो क्लाइंट से म्यूटेशन नहीं करवाएंगे? यस सर। सॉरी क्या कह रहे हैं? क्लाइंट से म्यूटेशन नहीं करवाएंगे आप कॉन्टेंटफुल पे? क्या नहीं करवाई? सॉरी गेट्सबी से आपने म्यूटेशन नहीं करवाई? नहीं म्यूटेशन नहीं करवाई अभी मैंने। म्यूटेशन की भी जरूरत नहीं है, अभी तो हम लोग वर्डप्रेस वाला काम कर रहे हैं ना। वर्डप्रेस के अंदर म्यूटेशन वाला काम नहीं होता, ठीक है। हाँ जब हम अपना सर्वर यूज करेंगे तो फिर हम उसमें म्यूटेशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वर्डप्रेस के अंदर तो यही होता है ना, कंटेंट स्टैटिक वेबसाइट स्टैटिक साइट्स के जनरेटर के अंदर क्या होता है, यही होता है ना कि आप अपना डेटा डाल रहे होते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर लाइव शो हो रहा होता है। आपको जब भी कोई एडिट करना है, आप कहाँ से एडिट करेंगे? अपने कंटेंटफुल पे जाके पोस्ट को चेंज करेंगे या एडिट करेंगे, ठीक है ना, ना कि आप यहाँ से वेबसाइट से गेट्सबी से करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी अच्छा, सब लोगों को एक मिनट मैं आपकी सवाल लेता हूँ, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब अपना नेटलीफाई पे अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दें। netlify.com पे जाएं और अपना अकाउंट बनाएं, साइन अप करें अपने आप को। जी दोस्त अब पूछिए अपना सवाल। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये cPanel बेस्ड होस्टिंग पे भी डिप्लॉय हो जाता है गेट्सबी? या गेट्सबी अगर आप खाली गेट्सबी डिप्लॉय करना है तो मसला नहीं है, ये तो आप उनकी नॉर्मल cPanel पे भी हो जाएगा क्योंकि ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, कोई मसला नहीं। ठीक, ये एक अच्छी चीज है इसकी कि ये कहीं पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ CI/CD के लिए और इस टाइप के काम के लिए फिर आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? नेटलीफाई के ऊपर। नेटलीफाई या इसके अलावा और भी बहुत सारे और भी है, आप यूज कर सकते हैं। तो नेटलीफाई पे बाकी प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं वर्डप्रेस और PHP बेस्ड, या ये खाली इन्हीं के लिए? यार नहीं, PHP वाला अभी मैंने कभी करके नहीं देखा, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा आपको, सॉरी। कोई बता सकता है, किसी को पता हो तो? वैसे हो जाना चाहिए। सर मैं कोई ढूंढ रहा हूँ ऐसी होस्टिंग जहाँ पे मतलब सारी चीजें होती हैं आजकल ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके अच्छा जी, तो करना क्या है अब आप लोग जरा सबसे पहले नेटलीफाई पे लॉगिन कर लें। तो देखिए ये इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं मैनुअल काम करूं। मैनुअल काम से मतलब तो आपको पता ही है कि मैं सबसे पहले बिल्ड बनाऊं और बिल्ड बनाने के बाद मैं उसको क्या करूं, डिप्लॉय करूं एंड ब्ला 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 सारी चीजें।
या तो फिर एक और तरीका होता है, आपने सुना होगा कि जैसे ही आप लोग अपने गेटअप पे काम करते हैं, सारा काम हो गया, आपने अपने पास सारी चीजें टेस्ट कर ली, उसके बाद आप करते हैं गिटहब के ऊपर अपना काम पुश। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं जैसे ही पुश करूं तो वो डिप्लॉय हो जाए? ये CI/CD है ना, एक हिसाब से देखें तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, यानी आपने डेवलपमेंट की अपने सिस्टम के ऊपर, गेट्सबी के ऊपर, आपको लगा कि हाँ यार सारा काम सही हो गया, बग फिक्स हो गया या फीचर ऐड हो गया, फिर आपने उसको कमिट कर दिया और उसको पुश कर दिया अपने गेटअप के ऊपर। जैसे ही आप गेटअप पे पुश करो या हाँ गेटअप के ऊपर पुश करो तो वो नेटलिफाई पे ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाए। क्या पॉसिबल है? ये सवाल है। जी सर, सर पॉसिबल है। ठीक है ना, ये देखें सर, अब यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन लिखनी पड़ती है सर। यस, तो यहाँ पे भी बहुत आसान सा तरीका है, अगर आप गौर से देखें तो ये देखें CI/CD पे गए, और CI/CD सॉरी कह रहा हूँ, माय बैड, हम लोग गए एक सर यहाँ पर हम सर्वर लिखते हैं। सॉरी हम ये यहाँ पर सर्वर नहीं, सर्वर ये डिप्लॉयमेंट हो रही है ना। ये हमने बताया गिटहब के अंदर जाके आपको अब स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक बताने के आपको कौन सी रेपो इसके साथ कनेक्ट करनी है। एक मिनट दे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें सेकंड है पे का रेपोजिटरी। आवाज आ रही है? नेट को क्या हो गया? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। सर ये मैं netlify.com खोल रहा हूँ, इसमें और ही आ रहा है, वो कह रहे हैं कि डोमेन का यू कैन अनलॉक ऑप्शन सेल्फ ऑप्शन बेटा। ये देखें, ये एक छोटा सा मसला है कि कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट वाला काम के लिए हमें अनलॉक करना पड़ेगा सेल्फ होस्टेड, और वो होगा अपग्रेडिंग बाय बिजनेस प्लान। ठीक है, नो सर ये हो जाता है इजीली, ये आपका पता नहीं क्यों दे रहा है एरर। सर गिटहब पे मैंने मेरे किया, बस ऐसा तो अपने नहीं है पे मेरा किया। इसमें लिमिट पूरी हो गई हो। आपको सर तो नहीं 0 0 लिमिट भी 0 नहीं है आपकी, पूरी है। ये किया है, बड़ी दफा किया है हमने, हो जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये पता नहीं आपको क्यों दे रहा है एरर। कोई अपनी स्क्रीन शेयर करेगा? सर जस्ट अ सेकंड मैं किसी के देखता पास हूँ अगर ग्राफक्यूएल का होता है। प्रोजेक्ट बना हुआ है? ओ गेट्सबी का प्रोजेक्ट बना हुआ है किसी के पास? यस सर मेरे पास बना हुआ है। सर ये तो चल आप अपनी गिटहब स्क्रीन और शेयर करेंगे? गिटलैब पे सेल्फ यस होस्टिंग सर का कुछ है, CI/CD चले, तो हो जाती है इस पे। ये हाँ बेस्ड हो में जाती न्यू है, मैं भी यही कह रहा हूँ। भी हो जाती अच्छा दोस्त, आप अपना नाम बताएं तो मैं आपको एक्सेस दूं। मुजम्मिल इरशाद सर। मुजम्मिल इरशाद भाई, ठीक है। मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा जी मुजम्मिल भाई, मैं एक्सेस दे रहा हूँ, आप अपनी यस सर। स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। तो मेरे साथ शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लेट्स सी अब भाई की स्क्रीन को शेयर करते हुए चीजें डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। तो अच्छा है, चलें, कोई और फ्लेवर भी आपको मिल जाएगा। सर तब तक एक चीज बता दीजिए कि जो ये हम जी सर्वर जी नहीं लिखते इसके लिए हम सर्वर लिख के बगैर डायरेक्ट डिप्लॉय कर देते हैं तो हमारा डिप्लॉय हो जाता है, तो फिर हमें सर्वर लिखने हाँ की हाँ कब बिल्कुल। जरूरत पड़ती है? सर्वर देखें, अभी तो आपके यहाँ पे, आपके केस में यहाँ पे सर्वर कौन है? सर नेटलिफाई। अब अच्छा चले, नहीं अभी अगर एप्लीकेशन के हवाले से देखें थोड़ी के लिए, हाँ बिल्कुल सही कहा। अभी एप्लीकेशन के हवाले से देखें तो आपका जो क्लाइंट है वो गेट्सबी है, और जो आपका सर्वर है वो कॉन्टेंटफुल है। नेटलिफाई तो एक होस्टिंग सर्विस है, होस्टिंग सर्विस के ऊपर हम अपनी चीज डिप्लॉय कर रहे हैं। ये एक तीसरी चीज है आपके पास। जिस तरीके से आपने सर्वर अपना Node.js पे लिखा, वेरी गुड। आपने अपनी एप्लीकेशन रिएक्ट पे बनाई, वेरी गुड। तो क्लाइंट रिएक्ट हो गया, सर्वर Node.js हो गया। अब डेफिनेटली आपको डिप्लॉय भी तो करना है सर्वर के ऊपर। अब Node.js के सर्वर डिफरेंट होते हैं, और रिएक्ट के लिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट सर्वर्स मौजूद है। लेट्स से नेटलिफाई के ऊपर आपने रिएक्ट की एप्लीकेशन डाल दी, नेटलिफाई फायरबेस होस्टिंग है, फायरबेस होस्टिंग के ऊपर आपने गेटअप या एंगुलर की एप्लीकेशंस डाल दी। तो होस्टिंग सर्वर्स अलग होते हैं। आपने Node.js की एप्लीकेशन बनाई, आपने अपने पास एप्लीकेशन तो बना ली, लेकिन डेफिनेटली आपको होस्ट भी तो करना है। उसके लिए Heroku मौजूद है, उसके लिए गूगल क्लाउड मौजूद है, उसके लिए Amazon मौजूद है, उसके लिए Azure मौजूद है। तो इस तरीके से ठीक है, चलें। ये देखिए सर भाई ने स्क्रीन शेयर ये की हुई है, हमने गिटहब, ठीक है। ये देखें मेरे पास यही नेक्स्ट स्टेप नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखें आपके पास सारी रेपो आ रही है। यार आपकी कोई ग्राफक्यूएल की अपने सॉरी गेट्सबी की कोई एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे अटैच कर दें। यस सर, ये मैंने जो पहले भी सर चैट के स्टार्ट में शेयर किया था सर लिंक।
जबरदस्त। तो अब देखें ये क्या किया, फर्स्ट हमने अपनी गेटअप के ऊपर क्लिक किया, आपकी सारी रेपोजिटरीज आ गई। रेपोजिटरी आने के बाद मैंने अपनी स्पेसिफिक रेपोजिटरी पे क्लिक किया, और रेपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे बता, ये पूछ रहा है कि अब क्या करना है। यहाँ पे ब्रांच सर टू आई डिप्लॉय, थिंक सर नेटलीफाई डॉट की एक फाइल भी बनानी पड़ेगी उसमें प्रोजेक्ट में, आई थिंक हाँ सर। हाँ वो अंदर जाके बनानी नहीं पड़ेगी, वो नहीं भी हम बनानी आते हैं पड़ती उस पर। सर, नहीं नहीं बनानी अभी पड़ती, खुद इसमें ही नहीं बना बनानी लेता हूँ। पड़ेगी। हाँ ओके ये सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये जब आप, हाँ इसमें जो नेटलीफाई वाली फाइल खुद ही बनाएगा, वो कब बनाएगा, जब आप नेटलीफाई बाय कमांड अपने पास यूज करेंगे। जैसे हम फायरबेस होस्टिंग यूज करते थे बाय कमांड, ये तो हम कमांड के थ्रू यूज ही नहीं कर रहे, हम तो इसको डायरेक्ट अटैच करवा रहे हैं अपने गेटअप के साथ। हम अपने गेटअप के साथ इसको अटैच करवा के बोल रहे हैं यार इसमें कौन सी वाली ब्रांच यूज करनी है, ब्रांच टू डिप्लॉय मास्टर। ठीक है, मास्टर का क्या मतलब है कि जब भी अब मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर कुछ भी पुश होगा, कुछ भी डेटा पुश होगा यानी अपडेट होगा, तो ये वाला नेटलीफाई वाला सर्वर क्या करेगा, इसकी बिल्ड बना के इसको डिप्लॉय कर देगा। आओ नीचे आओ दोस्त थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। चलें फिर कुछ अभी दिखाएं वेबसाइट अभी क्या है, तो उसके अंदर थोड़ी सी चीज चेंज करके इसको डिप्लॉय करते हैं। सर इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली उसको मेरे ख्याल में डिप्लॉय करना शुरू हो गया। हाँ वो ऑटोमेटिकली तो चले ही गया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है ना, इसके बाद आप चेंज करेंगे तो होगा। ये देखें, ये बता रहे बेस डायरेक्टरी आपकी क्या होनी चाहिए। और सर और env फाइल मैंने ये वहां देखें, पर एक दी हुई है। मिनट एक मिनट रुकिएगा, ये देखें बिल्ड कमांड, डेफिनेटली बिल्ड। इसमें होगा क्या कि जैसे ही मैंने अपने गेटअप के ऊपर पुश किया, तो अब इसको करना क्या है, इसको क्या करना चाहिए जो हम अपने क्लाइंट के पास, मतलब हम अपने सिस्टम में करते हैं, हम npm run बिल्ड चलाते हैं। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे ये क्या चलाएगा, yarn बिल्ड चला लें या npm run बिल्ड चला लें, तो क्या होगा जैसे ही गेटअप के ऊपर पुश हुआ, इसने कौन सी कमांड चलाई अपने पास, yarn बिल्ड, और yarn बिल्ड करने के बाद पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको पता है बिल्ड होके चली जाती है, तो वो इसको डिप्लॉय कर देगा। ठीक है, env हम- फाइल इसके साथ अटैच करनी हाँ है। अगर आप एग्जैक्टली अगर आपके साथ कोई env फाइल हो, लाइक हमने जो बनाई है उसके अंदर कॉन्टेंटफुल के जो सीक्रेट्स है, अभी तो मैंने डायरेक्टली डाले में, तो मुझे env फाइल बनाने की जरूरत है यहाँ पे, या पहला सवाल नो सर। नहीं। हाँ No, अगर sir. जब मैंने env फाइल खुद बनाई हुई होती है अपने पास, तो मुझे यहाँ पे env के जो वेरिएबल्स थे ना वो डालने पड़ते हैं। जरा क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ये रहे वेरिएबल्स। हमारे केस में यहाँ पे आती है स्पेस आईडी, और उसके आगे आप स्पेस आईडी लिखते हैं जो env के अंदर लिखा होता, और दूसरी लाइन में हमने लिखा था एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, तो यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, और देता हूँ यहाँ पे टोकन देते हैं, क्योंकि env फाइल वो वहां से पिक नहीं करेगा, env के जो वेरिएबल्स है उसमें यहाँ पे बताने पड़ेंगे। ये मोस्टली हर डिप्लॉयमेंट सर्वर के अंदर अपनी env फाइल्स बनाने पड़ती हैं, ओ एनवायरमेंट वेरिएबल्स बताने पड़ते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सर मैं ये दोस्त अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर दूं सर। ये मैं मतलब मैं अगर आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो मेरे वाला कोड आपके पास चलेगा नहीं ना, फायदा नहीं है। आपकी एप्लीकेशन है तो आपको अपनी डालनी पड़ेगी यहाँ पे। यस सर वही सर मैं ये दे रहा हूँ सर। ओके Just ओके one आप minute, कर sir. रहे हैं। अच्छा ये देखें, इन्होंने env फाइल बनाई हुई है, तो अब इनको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देने पड़ रहे हैं, तो ये अपनी फाइल्स के अंदर से देखकर जो वेरिएबल का नाम है और जो उसकी वैल्यूज हैं वो पुट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने देखें इस तरीके से बनाया था कॉन्टेंटफुल अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, तो डेफिनेटली इसकी इन्वायरमेंट फाइल के अंदर यही वाले वेरिएबल्स मौजूद होंगे, क्योंकि यही वाले वेरिएबल्स फिर आपकी जब एप्लीकेशन बिल्ड होगी तो वो उस टाइम पे इसको एक्सेस करेगा, क्योंकि वो .env वाली फाइल को एक्सेस नहीं करता। क्यों एक्सेस नहीं करता? सर ये तो गिटअप के एक केस मिनट। में ना, अगर हमने वैसे ही डिप्लॉय की और हम उसको कंटिन्यूस 26 वाला वो किस तरह से होगा? अगर आपको मतलब यूजुअली आपको कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ेगा ना। अगर आप नेटलीफाई यूज कर रहे हैं तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है CI/CD। अगर आप किसी और वेबसाइट पे वहाँ पे अगर ऐसी चीज मौजूद नहीं है तो फिर आपको इसके बहुत सारे टूल्स आते हैं CI/CD के लिए, जिसमें सबसे मशहूर है जेनकिंस। लोग जेनकिंस यूज करते हैं फॉर CI/CD। सर इसको डिप्लॉय करें सर अभी बस। सर नाम रिपीट करेंगे? कर दें, जेनकिंस, JENKINS, यस जेनकिंस। इसका ठीक है, इसका प्रोसेस दिखाइएगा। हाँ
साइट सेटिंग्स में सर या डोमेन सेटिंग्स में? हाँ, साइट सेटिंग्स में होगा। इसका नाम चेंज करने की जरूरत अभी नहीं है, अभी जो भी है हम उसको भी चला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक सर डोमेन में होगा सर। डोमेन में आइए। अच्छा, इसका वो प्रोसेस दिखा दे चलता हुआ इनको, ये प्रोसेस चल रहा है बिल्ड वाला। बैक करें, भाई वो जहाँ डिप्लॉय लिखा हुआ वहाँ क्लिक डिप्लॉय इन करेंगे, प्रोग्रेस। ये वाला। नहीं, ये डिप्लॉय ये इन भी? प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहे। आई थिंक ये है सर। ठीक है, ये देखिए लॉग चल रहे हैं इसके, ये देखें ये आगे चलते जा रहा है। npm से इंस्टॉल किया होगा यहाँ बिल्ड, और ये देखिए बिल्ड चलना स्टार्ट हो गया। और जैसे ये कंप्लीट होगा ये आपको सक्सेसफुली बता देगा कि हाँ यार ये हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब ये जैसे ही अपनी वापस से अपनी रेपो पे जाके काम करते हैं और पुश करेंगे तो ये वाला प्रोसेस वापस चलेगा। तो अब ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट हो गई, CI/CD सिंपल। हाँ, अभी इस पे कॉन्टेंटफुल वाला केस अभी हमने टैकल नहीं किया हुआ कि जब मैं कॉन्टेंटफुल पे डेटा डालूं तब ये काम हो, वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 2 मिनट दें, पहले ये हो जाए, एक स्टेप कंप्लीट हो जाए कि फ्रंट एंड मैंने डिप्लॉय कर लिया नेटलीफाई के ऊपर, और जब भी मैं वापस चेंज करूंगा, वापस गेट पुश ओरिजिन मास्टर करूंगा, मास्टर पे जैसे ही इसको लगेगा कि कुछ चेंज हुआ तो वो ये वाला प्रोसेस वापस चलाएगा, npm yarn बिल्ड करेगा एंड देन फिर डिप्लॉय कर देगा उस पब्लिक के फोल्डर को नेटलीफाई के ऊपर। ये सारा काम खुद ही कर रहा है क्योंकि ये वेबसाइट हमें ये प्रोवाइड कर रही है। अगर ये वेबसाइट हमें ये CI/CD चीजें प्रोवाइड नहीं करती तो डेफिनेटली हमें खुद ये सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा। आई थिंक सर तो डिप्लॉय आसान हो गया थोड़ा सा काम हमारे लिए। प्रीव्यू। साइट इज लाइव, देखें ये लिखा हुआ भी आ गया। ठीक है, चला है, आप प्रीव्यू करते हैं। यस सर। तो ये देखें आपके सामने इनकी जो वेबसाइट थी, ये इसने पूरा नया URL वगैरह बना के ना, ये सारी चीजें इनकी नई पूरी वेबसाइट बना के दी। और सर ये ब्लॉग्स का पेज है सर। ये देखें, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने आप लोगों के साथ चैट के ऊपर लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो बहुत आसान हो गया काम, ये लिंक भी बना हुआ है, सारी चीजें मौजूद हैं, आप लोग यूज करें इसको। थैंक यू दोस्त मुजम्मिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका यार। नो इशू सर। अच्छा, तो यहाँ तक मैं कहता हूँ कि आज की क्लास को आई बिलीव कि यहाँ तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कहता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज की डेट में मुझे लग रहा है कि डोज ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा और आगे कॉन्टेंटफुल की CI/CD पे चले गया, या वो भी करवा के फारिग कर दूँ जैसे आप लोग बोले। सर इसमें बस मेरे एक हिसाब सर से मैं एक एडिशन सर मैं करना चाहूँगा क्लास के लिए सर। जी सर जो गेटअप पे सर इस साइट का लिंक है ना सर, उसमें जिस तरह रिच टेक्स्ट के अंदर होता है ना सर कि इमेजेस आप डालते हैं रिच टेक्स्ट के अंदर, एक तो होता है आप साइट पे डालें ना मीडिया में, एक होता है रिच टेक्स्ट के अंदर आप प्लेस कर दें। उसकी सर थोड़ा सा उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो लाजमी देख लें अगर किसी ने उसको इम्प्लीमेंट करना हो, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता सर। हाँ, वो उसी के साथ कॉन्टेंटफुल की जो लाइब्रेरी है उसी के साथ थोड़ा सा काम करके होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, तो वो आपके कोड के अंदर मौजूद है ना, तो शेयर आपके यार प्लीज माइक म्यूट कर दें। सर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। ये सर ये इसमें ये कोड है सर जिसके अंदर अगर आपको नजर आ रहा है सर तो बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, देखिए तरीके बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं और हर प्लगइन का काम डिफरेंट होगा। तो जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं पहले अभी थोड़े टाइम पहले काम कर रहा था, उस वक्त कुछ प्लगइन के वर्जन्स डिफरेंट थे, उसका काम करने का तरीका डिफरेंट था। अब जिस तरीके से आपने देखा कि कॉन्टेंटफुल रिच टेक्स्ट एडिटर के लिए काम हमें डिफरेंट करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली गैट्सबी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्लगइन्स उसमें बहुत सारे आते हैं, हर काम के लिए आपके अलग अलग प्लगइन्स हैं। तो जब आपको जो काम करना पड़ेगा उसके प्लगइन्स आपको यूज करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली तो जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने रिएक्ट तो सीख ली, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने रिएक्ट सीख ली, लेकिन रिएक्ट के साथ उसकी लाइब्रेरीज भी हैं। तो बेतहाशा लाइब्रेरीज मौजूद हैं। तो जब आपको जो जिस वक्त समझ में आती है, जो आपको
काम के लिए लाइब्रेरी यूज करनी है तो आप उस वक्त डेफिनेटली उस लाइब्रेरी को पढ़ेंगे और उसको यूज करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो आज की डेट में हमने क्या देखा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ। हमने सबसे पहले देखा कि उसको हमने कॉन्टेंटफुल के साथ कनेक्ट करवाया था। कनेक्ट करवाने के बाद इंडेक्स के पेज के ऊपर लिस्टिंग करवाई थी सारे पोस्ट की। फिर उस पोस्ट पे क्लिक होने पे क्या होना था, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना था, तो हमारे पास पेज मौजूद नहीं था। हमने पेज बनाने के लिए हम लोग गए gatsby-node.js के अंदर, वहाँ पे हमने वो वाला काम किया। फिर डायनेमिक पेजेस बनाए। डायनेमिक पेजेस बनाने के लिए हम वापस GraphQL से पोस्ट लेके आए, वहाँ से क्रिएट पेजेस किए, सारे पेजेस बन गए। उसके बाद हम जब भी उस पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो स्पेसिफिक टेम्पलेट के ऊपर लेके जाता है, जो हमारे केस में नाम द blog-post.js। उसमें हमने फिर सारा वापस हमने वहाँ पे GraphQL की क्यूरी लिखी कि टू बी स्पेसिफिक उस आईडी का डेटा लेके आओ। उस आईडी के डेटा के अंदर मैं उसका कंटेंट लेके आया था जो HTML के अंदर हमने शो करवाया हुआ था, इमेज लेके आया हुआ था, सब टाइटल जो भी था चीजें वो सारी हमने देखी। उसके बाद हमने एक और चीजें पास की हुई थी, नेक्स्ट और प्रीवियस फंक्शनैलिटी बनाने के लिए। ना भी बनाए तो भी चलता, लेकिन फिर भी नेक्स्ट और प्रीवियस वाला काम अच्छा था तो हमने वो भी किया। नेक्स्ट आईडी थी, प्रीवियस आईडी थी, डेटा होगा तो आपको शो होगा और वो आइकन भी नजर आ जाएगा नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए। और फिर हमने देखा कि नेटलीफाई के ऊपर हम डिप्लॉय किस तरह करते हैं, बहुत ही इजी तरीका था। नेटलीफाई पे गए, क्रिएट साइट की, वहाँ पे हमने क्लिक किया तो हम गिटहब से कनेक्ट करवाना था या गिटलैब से, जहाँ पे भी आपकी रेपो मौजूद हो। स्पेसिफिक गिटहब पे गए हम लोग, वहाँ पे सारी रेपोस के लिंक आ गए आपके पास। आपने बताया कि आपकी GraphQL की सॉरी गैट्सबी की वो कौन सी है रेपो, तो उस रेपो पे आपने क्लिक किया। उसके बाद फिर आपने बताया कि कौन सी स्पेसिफिक ब्रांच है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं मास्टर ब्रांच और कोई लेट से डेवलपमेंट ब्रांच दो अलग अलग न्यू साइट्स बना लूँ नेटलीफाई पे, तो वो दोनों चले? जब भी मास्टर पे पुश हो तो डेटा बिल्ड होके शो, और जब भी डेवलपमेंट पे शो हो तो डेटा बिल्ड होके शो, पॉसिबल है? यस सर। यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हाँ डेवलपमेंट में अभी करें जब भी हम कोड से हो तो हम तो डायरेक्ट जब npm स्टार्ट करें तो वो हमारा बिल्ड होके फिर हमारे दिखाए। यस यस, इसको हम कहते हैं सर जब स्टेजिंग हम करना अपनी एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट से होता है ना। क्योंकि जब हम स्पेसिफिक जब हम काम करते हैं, एक मिनट दीजिएगा दोस्त, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास स्टेजेस है, लेट से प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये हम दो ही रखते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो जब मैं कोई चीज डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ तो अपनी डेवलपमेंट पे काम किया, डेवलपमेंट की ब्रांच पे पुश किया, तो डेवलपमेंट के ऊपर जो हमने गिटहब साइट नेटलीफाई को बताया था कि यार जब भी डेवलपमेंट वाली ब्रांच पे पुश हो तो ये करना है। तो इससे फायदा क्या होता है कि डेवलपमेंट के ऊपर जो चीजें चल रही होती हैं उसके बाद वो हम देते हैं किसको, टेस्टिंग के लिए ना, कि क्या पता वो चेंज करना हो या लाइव करने की अभी जरूरत है या नहीं है, या वॉट एवर QA को देना है, वो टेस्ट करेगा कि सारी चीजें सही चल रही है नहीं चल रही। तो वो डेवलपमेंट वाला फेस हमने उसको URL अलग दे दिया। हाँ, जब वो कहता है कि हाँ यार अब ये सारी चीजें मेरे पास ओके हो गई है, अब ये सारी चीजें मुझे है ना प्रोडक्शन पे लेके जानी है, यानी सब के लिए लाइव करनी है। डेवलपमेंट वाला URL स्पेसिफिक आपकी टीम के लिए होता है, जबकि प्रोडक्शन वाला URL तो लाइव होता है ना सबके लिए, थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं पब्लिक URL होता है वो। तो पब्लिक के ऊपर हम डायरेक्ट सारी चीजें नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको पता है बगैर टेस्टिंग और बगैर इसके लिए डाल दी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जब से कि फेसबुक की भी आप बात कर लें तो फेसबुक के अंदर भी यही सारी चीजें हो रही होती होंगी कि वो लोग पहले डेवलप कर रहे होंगे अपनी ब्रांच को, सॉरी अपने एक फीचर को, फिर वो अपने टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे होंगे, फिर जब सारी चीजें टेस्ट हो जाती है फिर उसको वो लाइव करते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर उन्होंने ऐसी सारी चीजें टेस्ट किए बगैर डाल दी और वो क्रैश हो गई या कुछ भी हो गया तो बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है एप्लीकेशन का। तो सेम काम आपके केस में भी है। तो डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, फिर आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट को मर्ज करेंगे किसके अंदर, ब्रांच को मास्टर के अंदर क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, ठीक है। इसकी एक PR बनती है गेटअप के अंदर, आप अगर देखें ऑप्शंस होता है, ये न्यू PR क्रिएट करेंगे और डेवलपमेंट वाली ब्रांच को मर्ज करवाएंगे मास्टर में। तो जैसे ही वो मर्ज होगी वैसे ही आपका मास्टर अपडेट हुआ। जैसे ही मास्टर अपडेट हुआ तो आपने नेटलीफाई के ऊपर बताया था कि यार ये मेरी प्रोडक्शन के लिए है, मास्टर ये है, और मास्टर की ब्रांच पे जब भी पुश हो तो मुझे प्रोडक्शन के लिए लाइव करना है, जो भी उसका URL बनेगा वॉट एवर। तो इस तरीके से जैसे ही मास्टर अपडेट होगी तो आपकी प्रोडक्शन लाइव हो जाएगी इन शॉर्ट। जी अब बोलिए। तो सर डेवलपमेंट में जब होंगे तो हम उसको URL देंगे नेटलीफाई वाला?
दोनों केस में यूआरएल ही होंगे ना, लेकिन जो डेवलपमेंट वाला यूआरएल है वो सबके लिए नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी टीम के लिए होगा। हाँ, जो प्रोडक्शन वाला है तो वो तो सबके लिए डेफिनेट। तो सर जब हम बिल्ड बनाएंगे तो क्या वहां पे हम बताएंगे कि हमारा कौन सी ब्रांच में हमें हाँ बिल्कुल। deploy करनी अभी तो है? आपने देखा, जब आप न्यू साइट करते हैं तो आप गेटअप बताते, गेटअप के बाद वो पूछता तो है ब्रांच टू डिप्लॉय, उसमें आप ब्रांच अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच पे करना है। अभी हमने मास्टर किया हुआ था तो मास्टर हुआ, इसके अलावा आप कोई और ब्रांच करेंगे तो वो भी हो जाएगा। मतलब उधर शो कर लेगा ऑटोमेटिकली? हाँ, जो जिस तरीके से अभी आप रेपो सारी ऑटोमेटिक उसने शो कर ली थी ना, जी। उसी तरीके से आपके पास ब्रांच भी ऑटोमेटिक वहां से स्पेसिफिक टू दी रेपो की ब्रांच उठा के ले आएगा, वो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बनी हुई होगी तो वो शो कर देगा। सर ये जरा सर्वर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। देखें, जब हमने कॉन्टेंटफुल को कनेक्ट किया गेट्सबी के साथ, तो वो हम जो भी ब्लॉग अपलोड करते हैं, मतलब एडिट करते थे, अपलोड करते थे, वो कॉन्टेंटफुल से होके फ्रंट एंड गेट्सबी पे शो हो जाता था। लेकिन सर सेम केस अगर हम नोड जेएस पे कुछ चीज, नोड से जेएस का सर्वर लिखते हैं, हम कॉन्टेंटफुल को यूज नहीं करते, तो सर उस पे मतलब सर्वर का काम तो ये नहीं होता कि वो रिक्वेस्ट को ले डेटाबेस से डाटा उठाए और आगे फ्रंट एंड को भेज दे, कि सर्वर भी डाटा शो करवा देता है? यार बहुत सारी चीजें आप एक साथ पूछी हैं। वैसे अगर थोड़ी देर के लिए स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ, गेट्सबी का अभी काम क्या है। अभी हम जो गेट्सबी पे डेटा डाल रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सोचें, कॉन्टेंटफुल पे हम जो भी डेटा डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सर्वर पे सेव तो कर रहा होगा ना, डेटाबेस में जो डेटा टेक्स्ट वगैरह हमने जो डाला है वो कहीं तो सेव कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? यस सर, कर रहा होगा ना। तो अब नोड जेएस को सोचें और कॉन्टेंटफुल को थोड़ी देर के लिए सोचें। अभी हम नोड जेएस की जगह कॉन्टेंटफुल यूज करें, कॉन्टेंटफुल पे आप रिक्वेस्ट करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, डेटा लेके आता है, गेट्सबी पे शो कर देता है, ऐसा हो रहा है? यस एग्जैक्टली सर। अच्छे, आप इसको दूसरे एंगल से सोचें। हमने लास्ट क्लास के अंदर जब हम ग्राफक्यूएल पढ़ रहे थे तो गेट्सबी की जगह हमारे पास रिएक्ट था, ऐसा ही था? ठीक हो गया सर, ठीक है सर। और कॉन्टेंटफुल की जगह हमारे पास क्या मौजूद था? ग्राफक्यूएल का नोड का सर्वर, एम आई राइट? तो उसमें भी तो हम यही करते थे, रिएक्ट से क्यूरी करते थे अपने नोड के सर्वर को, वो सर्वर डेटा कहीं से भी लेके आता था और हमें वापस रिएक्ट के ऊपर रिस्पॉन्स में दे देता था क्लाइंट साइड पे। सेम काम अभी भी तो हो रहा है। ग्राफक्यूएल गेट्सबी रिक्वेस्ट करता है, कॉन्टेंटफुल को डेटा लेके आता है, वापस गेट्सबी के अंदर हम शो करवा देते हैं। वो ही है, यहाँ पे सर्वर की प्रेफरेंस चेंज हुई है। हम अपना सर्वर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हम सर्वर यूज कर रहे हैं कॉन्टेंटफुल का। ठीक हो गया सर। सर एक और चीज सर क्लियर कर दीजिएगा सर, जब हम नोड.जेएस के सर्वर का हेलो वर्ल्ड करते हैं तो सर हम इस तरह करते हैं कि उसे एक रिक्वायर का मॉड्यूल इंपोर्ट करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट देते हैं, उसको पोर्ट पे अप कर देता है। सर अब प्रॉब्लम है कि जो हम हेलो वर्ल्ड हमारे पास लिखा आ रहा होता है वो हमें कंसोल की स्क्रिप्ट होती है या कि फिर वो हमें रेंडर करके लगा के देता है, वो भी कहीं से? हाँ, अच्छा सवाल है। जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं ना, लेट्स से आपने रिक्वेस्ट की /foo पे, ठीक है ना, लोकल होस्ट 3000/foo, तो उसका मतलब क्या हुआ? सर्वर के फू का कोई फंक्शन बना हुआ होगा, उसको हम कॉल करने जा रहे हैं। ऐसा ये मेक सेंस करती है ये बात? पहले तो ये बता। यस सर, ठीक हो गया, वो फंक्शन को हिट करेगा। ठीक हो गया, ठीक है, ऐसी नोटा। हाँ सही है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको कि जो फंक्शन है ना, अब उस फंक्शन की जिम्मेदारी है वो क्या करता है। ठीक है, क्या करता है मतलब मैं बताता हूँ। वो अब मुझे क्या क्या रिटर्न कर सकता है, जरा आप गौर से सुनिएगा। वो मुझे HTML रिटर्न कर सकता है, वो मुझे टेक्स्ट रिटर्न कर सकता है, वो मुझे जेसन रिटर्न कर सकता है, या वहां से आप XML रिटर्न करवा ले, व्हाटएवर आप वहां से रिटर्न कुछ भी करवा लें। जब हम रेस्ट एपीआई की बात करते हैं तो रेस्ट एपीआई में हमें जो डेटा मिल रहा होता है उसका रिटर्न फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? जेसन, बिल्कुल जबरदस्त। तो अब ये सर्वर के ऊपर आपका कंट्रोल है, आप वहां से HTML रिटर्न करवा दें, आप वहां से जेसन रिटर्न करवा लें, या जो भी दिल करे, या टेक्स्ट रिटर्न करवा दें। जो आप कह रहे हैं ना हेलो वर्ल्ड, वो जो हम हेलो वर्ल्ड रिटर्न करते हैं वो टेक्स्ट होता है। अगर मैं वहां से एरे या ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ तो वो जेसन हो गया। अब वहां से मैं H1 और फिर वो उसके अंदर H1 के अंदर मैं कोई टेक्स्ट भेज दूं तो वो क्या रिटर्न कर रहा है वहां से? HTML। हाँ, अच्छा सर, मतलब सर मैं समझा ये हूँ कि जब हम सर्वर पे जो हमने स्ट्राइक किया कि आपने पोर्ट 3000/ports कोई भी चीज आप लिख लीजिए,
उसके बाद सर सही वो है। फंक्शन को क्लिक करेगा और फंक्शन सर अगेन अगर डेटाबेस से डाटा मंगवाना तो उससे वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा फंक्शन जाके दोबारा वो वहां से हाँ SQL एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम कर सकते हैं। हो सकता है वो डेटाबेस से डेटा लेके आए, हो सकता है वो मेमोरी से ही डेटा लेके आ जाए, व्हाटएवर, उस वहां से आप कुछ भी ले भी सकते हैं और एनी टाइप ऑफ डेटा रिटर्न भी कर सकते हैं, HTML, स्ट्रिंग, जेसन, व्हाटएवर, XML, जो दिल करे आपका वहां से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है सर, ये क्वेश्चन बहुत देर से फंसा हुआ था, मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता था, आज क्लियर हो गया। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम दोस्त। चलें तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, वरना तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करके आएं ताकि फिर हम इसको और आगे लेके चल सकें। सर वो एक भाई डायनामिक पेजेस के लिए कोई शॉर्टकट बताने लगे थे, आपने कहा था क्लास के एंड में करेंगे। अभी वो उस पे ना जाए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आपने अभी से सारी चीजें शॉर्टकट कर ली तो आपकी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो अभी आप उसके ऊपर वो नहीं ग्रिप कर पाएंगे। मैं वो जरूर बताऊंगा आपको, आप बेफिक्र हो जाएं, इस क्वार्टर के अंदर ही दिखा दूंगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अभी जो चीजें पड़ी हुई है अगर आप उसी की प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। शॉर्टकट वाला आपको आसान लगेगा, आप उस पर लग जाएंगे, फायदा नहीं है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, इसका आसान सा एग्जाम्पल इस तरीके से दूं, अगर मैं आपको बूट स्टेप पढ़ा दूं और बूट स्टेप पढ़ाने के बाद मैं आपको CSS पढ़ाऊं तो आप क्या पढ़ोगे? CSS। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सर एक सवाल पुराना पूछ सकता हूँ सर, पुराने लेक्चरों में से? जी सर मेरे पास 401 का एरर आ रहा है। पहले तो CROS का आ रहा था, क्रॉस का एरर आ रहा था, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अब मैं जब वो चलाता हूँ तो वो 401 का एरर आता है। 401 का एरर का मतलब है कि ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आ रही है, आपका टोकन वगैरह का मसला होगा। कहाँ पे और क्या किस चीज पे? जो आपने सेकंड क्लास कराई थी ना, वो उसमें सेकंड क्लास को मैं रिवीजन कर रहा था। सेकंड क्लास जो आपकी हुई थी जिसमें आपने API को लिंक किया था, API पढ़ी थी ना, वहीं पे सेकंड लेक्चर में, आपका सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैं फंस गया। तो 401 चले का एरर। एक काम कीजिएगा, आप अपना है ना कोड गेटअप पे पुश करके ना मुझे जरा व्हाट्सएप पे ना वो लिंक शेयर कर दीजिएगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है, मैंने किया था, मैं फिर आपसे शेयर करता हूं। डाला था सर, वो पीछे हो गया होगा, मैं दोबारा डाल देता हूँ। प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि यार मेरे पास अनफॉर्चुनेटली आप यकीन नहीं करेंगे कि दिन में पता नहीं कितने मैसेजेस आते हैं और मैं हर मैसेज का अनफॉर्चुनेटली जवाब नहीं दे पाता। जी। थोड़ा सा है मसला। तो सर आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत सर, आप जितने मैसेज आते हैं जन्नत मिलेगी। थैंक यू सर, ज्यादा मैसेज आने का मतलब जन्नत ही है। सर आप कितने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ये तो सोचे। चलो यार, थैंक यू सर। एक लास्ट दोस्तों, क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सर। जी पूछिए सर। हमारी गिटहब पे जब हम पुश कर रहे हैं अपनी रिपोजिटरी की, जब उसके क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, तो जो हमारी जो क्लाइंट साइड है, जो हमने इसको अलग फोल्डर में बनाया हुआ क्लाइंट, तो उसके आगे एक एरो आ रहा है जो हमें ओपन नहीं करने दे रहा वो फोल्डर गिटहब पे। गिटहब पे वो फोल्डर ओपन नहीं करने दे रहा, इसका मतलब, हाँ ये इसका मतलब कभी कभार ये ऐसा होता है, ये मैंने देखा है कि आपकी एक रेपोजिटरी बनी हुई है, अब उस रेपोजिटरी के अंदर एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर भी कोई रेपोजिटरी बनी हुई है। जी। तो ये प्रॉब्लम करता है, हाँ ये प्रॉब्लम करेगा आपको। तो सर इसका हल क्या है? इसका ज्यादातर बेहतर हल है कि वो जो आपने रेपोजिटरी, सर आवाज नहीं आ रही है इसका, सर आपकी आवाज नहीं आई ना, ये प्रॉब्लम करता है कि वो फोल्डर ओपन नहीं करता। लेकिन मैं बताता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन है, मैं इसका देख के बताता हूँ आपको, इसका सॉल्यूशन है। वैसे असल में इनका प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि इनकी रेपोजिटरी ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, नॉर्मल, और उस रेपोजिटरी के अंदर एक फोल्डर मौजूद है, जो उस फोल्डर के अंदर एक और रेपोजिटरी उन्होंने बनाई है, यानी रेपोजिटरी के अंदर इन्होंने सब रेपोजिटरी बनाई हुई है। तो ये कभी कभार है ना, ये प्रॉब्लम करता है। तो इसका सॉल्यूशन है, मैं देख के बता दूंगा इंशाल्लाह। तो ये सबको बता रहा हूँ ताकि अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो तो वो भी पता हो उनको। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर आगे सर ये व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको किया है। जी सर, ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया। देख ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।